लखनवी ह्यूमर मतलब अरे इतनी तेजी में आए, मसाला तक नहीं ले पाए। कनपुरिया इतने महीन होते हैं कि दरवाजे के नीचे झिर्रिस निकल जाए। जो आता है वो कानपुर गुटखा, कानपुर गुटखा। अरे भैया, भाई कैसी चाय है तुम्हारी? ना इसमें चीनी है, ना दूध है, ना पानी है, ना पत्ती है। चाय है क्या? तमाशा है? पहली बार ट्रेन में चढ़े हो क्या? लखनऊ का ह्यूमर एक है, कानपुर का एक है, बनारस का एक है, इंदौर का एक है। लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कुचाओ बाजार नहीं। पता चला बदायूं गए तो वहां कोई साहब खड़े हो गए, वो पढ़ रहे हैं बदायूं है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं। फिर पता चला संभल पहुंचे तो संभल में हो रहा है कि संभल है तो महज गुंबदो मीनार नहीं। पहले आप, एक तो होता है हम लोग किस्से सुनाते हैं और कुछ लोग पहले आप होते हैं। पहले आप होना। उसने शेर सुनाया, कमी नहीं है बेवकूफों के गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं और ना ढूंढो तो भी दो चार मिलते हैं। गालिब और चाणक्य दो लोग ऐसे हैं कि खुद नहीं जानते उन्होंने क्या क्या लिख डाला है। लखनऊ की आलू चाट, लखनऊ की आलू चाट, वो भुनाई जो है उसमें आपको शहर पता चल जाएगा। तो 1 लीटर दूध लिया तो 1 लीटर दूध तो पूरा दिया ना आपको, ऊपर से उसके बाद ऊपर से घाटे का डाल दिया। तो वो तो उसमें थोड़ी सी मलाई डाल दी, तब वो मक्खन मलाई। आपके दिमाग में क्या आता है हजरतगंज सुन के? एक बिल्डर ने एक सोसाइटी डेवलप की, कंपनी का नाम लगाया, उसके आगे लिख दिया हजरतगंज। तो क्या वो हजरतगंज हो जाएगा क्या? हम लोग जले टोस्ट की तरह है इस वक्त, है ना? कितना मक्खन लगा दीजिए, टोस्ट तो जल चुका है। ये सब शायर यहाँ बैठे हैं और इतनी देर से सुन रहे हैं, तमाम बातें इधर उधर की हो रही हैं और शायरी सुनाई नहीं जा रही है। भाई तुमने कभी बंदूक की दुकान पे गोली चलती देखी है? 1090 के पास एक चटोरी गली खुली। सवाल ये है कि गली चटोरी कैसे हो सकती है? शर्मा क्या चाय पी लेते हैं? कहीं यार उसने अपनी ही दुकान पे शर्मा जी की चाय का बोर्ड लगाया हुआ है। सितारों से खेला, बहारों से खेला, हजारों से खेला, नजारों से खेला। वेल प्लेड जेंटलमैन, वेल प्लेड। पाए उम्मीद पर रखे हुए सर हैं हम लोग, हैं न होने के बराबर ही मगर हैं हम लोग। आए थे हंसते खेलते महफिल में फिराक, तो शराब तो संजीदा हो गए। हिमांशु भाई, बात शुरू हुई थी लखनऊआ से, लखनवीपन से, है ना? फिर बात निकली तो दूर तक चली गई। हम और आप अभी थके नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस बातचीत को 2 हिस्सों में करना पड़ेगा। एक अब तक की जो हो गई वो हो गई, उसके आगे लिख देंगे क्रमशः, और यहाँ से आगे गतांक से आगे जो होता है ना? ये लखनऊ की बात करने में कभी थक ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आप क्रमशः वाला आई बटन आएगा, आप उसको, पिछला एपिसोड अगर आपने मिस कर दिया और यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो इसके बाद वहां चले जाइएगा। तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसमें मजा पूरा मिलेगा। ठीक है ना? मजे की गारंटी। तो हम ह्यूमर की बात कर रहे थे, और लखनवी ह्यूमर मतलब जैसे कहते हैं ना, कूट कूट के हर आदमी में भरा होता है, बिल्कुल है ना? तो मैं वहां से इसको थोड़ा सा ऑफ ट्रैक ले जाता हूँ, आपसे ये पूछता हूँ कि भाई ये जो एक अवध का ह्यूमर है, लखनवी ह्यूमर तो क्या, अवध का जो ह्यूमर है, उसका कोई किस्सा अगर हम वहां से कुछ शुरू करें इस नई बातचीत को, क्योंकि बहुत संजीदा बातें हमने कर ली। उसके बहुत किस्से, मतलब वो किस्से अगर आप ऑब्जर्व करें तो किस्से ही किस्से हैं, और बड़े बारीक किस्से हैं वो, बड़े, उसमें एक लिटरेरी एक छटा भी है। यानी वो इंसान जो खुद लिटरेरी नहीं है, लेकिन उसके ह्यूमर में वो लिटरेरी छटा आ गई है, क्योंकि वो शहर का एक माहौल था। मैं आपको 2 किस्से सुनाता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हम दिल्ली में IGNCA का एक प्रोग्राम होता है, नदी उत्सव, तो अभी हुआ। तो हम और प्रज्ञा गए, गंगा की दास्तान, हमारी बड़ी मशहूर दास्तान है गंगा नदी पर, वो सुनाने के लिए। तो ट्रेन से गए। अच्छा, बहुत दिनों बाद हम भी ट्रेन का सफर कर रहे थे, दिल्ली जाना था। तो ये जो AC सुपरफास्ट जो ट्रेन यहाँ से 11:30 बजे चलती है, बस चलने ही वाली थी कि 30 सेकंड पहले एक साहब नमूदार हुए, तेजी में आए और हांफने लगे। तो जो दूसरे साहब थे उन्होंने कहा, भाई साहब आप थक गए हैं, आप बैठ जाइए, आराम कर लीजिए। यानी ये कुछ बोले नहीं, सर आए ऐसे सीट देख रहे थे और हाँफ रहे थे। तो सामने वाले ने पहले आप का परिचय देते हुए कहा, भाई साहब आप थक गए, पहले बैठ जाइए। अब वो बैठ गए। फिर उन्होंने अपनी रुदात सुनाई, अरे इतनी तेजी में आए, मसाला तक नहीं ले पाए। तो दूसरे साहब कहने लगे, वही वाले कहने लगे, खिला दें क्या?
तो वो पहले वाले भाई कहते हैं हो तो खिला दीजिए, तो ये बोलते हैं अभी खिलाते हैं, ये लीजिए। उन्होंने खिला दिया मसाला। वो उन्होंने कितना कहा, "बस।" कितना भाईचारा है ना। यानी पहले से नितांत दो अपरिचित लोग हैं ये, उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, पहले कभी मिले नहीं है। लेकिन एक हम लोग, एक नया जमाना आ गया कि भैया फला से बात मत करो, इससे बात मत करो, ज्यादा मत बोलो, और ऐसे। वो आए हाँफते हुए, उन्होंने कहा हम आप बैठ जाइए, आराम कर लीजिए। इतनी तेजी में आए, मसाला तक नहीं ले पाए। खिला दें क्या? हो तो खिला दीजिए। अभी खिला देते। हम तो आजकल ट्रेन में चलते हैं तो हम 2-4 जोड़ी सस्ते वाले हेडफोन्स ईयरफोन्स लेके चलते हैं। हम जाके पूछ लेते हैं लोगों से, भाई साहब फोन बड़ा अच्छा है, तो कहते हैं हाँ कौन सा है? सैमसंग गैलेक्सी फला फला, वो महंगा होगा, हाँ 60,000 का 70,000 का। कहते ये अभी हमारी तरफ से फ्री रखिए, 120 रुपए का खरीद लीजिएगा, क्योंकि कोई कान में लगा के नहीं सुनता, सब फुल वॉल्यूम में सुन रहे होते हैं। बिल्कुल। और वो असल में क्या है, सामूहिकता का अपना एक उत्सव है ना, कि एक इंसान गाना सुन रहा है। तो जैसे जो हमारे करीबी दोस्त हैं वो ये जानते हैं कि हम सीरीज या ये OTT पे चीजें देख नहीं पाते। वो इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमें बचपन से हमने ये बात अपने इर्द गिर्द सुनी कि घूमने अकेले नहीं जाना चाहिए, खाना अकेले नहीं खाना चाहिए, और फिल्म अकेले नहीं देखनी चाहिए। तो हालांकि अब तो सोलो ट्रैवलिंग का दौर है, अब इस पे बड़ा जोर है कि भाई आप सोलो घूम के आइए और आप देखिए, आप अपने साथ रहिए। लेकिन हम उस रिवायत के जहाँ कहते थे यार आपने कोई नजारा देखा तो आपने जो देखा रहा, आपको जो सुख हुआ, अगर कोई साथ में नहीं है कि जिससे आप शेयर कर पाए, देख क्या बात है, तो फिर अंदाज क्या। या फिल्म में भी कोई डायलॉग मारा गया तो अबे क्या डायलॉग है। और ऐसे ही अगर आप खाना खा रहे हैं, अकेले खा रहे हैं, तो क्या मजा। वो हमारे यहाँ कहावत भी थी लखनऊ में कि जानवर खाते हैं पेट भरने के लिए, इंसान खाते हैं साथ देने के लिए, खाना कैसे अकेले। और इसी तरह से फिर फिल्म का भी है कि भाई आप किसे, तो ये जो सामूहिकता का एक आनंद है कि म्यूजिक आप अगर साथ में सुन रहे हैं, कि आप तो सुन ही रहे हैं कुमार शानू के गाने, दूसरे को भी सुना रहे हैं और पूरे डिब्बे को सुना रहे हैं। हालांकि इसमें इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे को तकलीफ ना हो। नहीं, आप कुमार शानू गाने सुने तो ठीक है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आप टीवी न्यूज का कोई चैनल लगा के रूबिका लियाकत के डिबेट सुन रहे हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत हिम्मत का नहीं, हिम्मत का काम देखिए रूबिका लियाकत के डिबेट सुनना नहीं है, हिम्मत का काम है ऐसे डिब्बे में रवीश कुमार अभिसार को सुनना। तो वही प्रॉब्लम थी। तो एक बात और मुझे लगा था कि मतलब कोई आपसे इस बारे बात होगी जरूर, कि हम अपने बचपन से देखते थे कि एक लखनऊ और कानपुर में एक अनकही अनसुनी, खासकर ह्यूमर को लेकर के एक तरह का एक राइवलरी है कि सुनो हम ज्यादा महीन है तुमसे, है ना, कि हम कानपुरी, हमारे बचपन में कहावत थी कि कानपुरी इतने महीन होते हैं कि दरवाजे के नीचे एक झिर्रिस निकल जाए। अब इसका जो भी मतलब होता हो। मैं आपको एक किस्से से सुनाता हूँ ये फर्क जो है। हाँ। तो एक हमारे दोस्त भी हैं और बड़ा हमें पसंद भी करते हैं, सीनियर आदमी है, उनका नाम है प्रदीप चोपड़ा, वो कानपुर में रहते हैं। तो उन्होंने एक किस्सा हमें सुनाया, देखिए उसमें एक कानपुरी अंदाज जो है, और फिर मैं एक लखनऊ का किस्सा सुनाऊंगा तो उससे आपको फर्क पता चलेगा। ट्रेन की बात चली तो ट्रेन से जुड़ा हुआ किस्सा इत्तेफाक से ये भी है। तो प्रदीप चोपड़ा साहब ने किस्सा सुनाया, मैं देखिए मैं किस्सा सुनाता हूँ तो जिसने सुनाया उसका भी जिक्र कर देता हूँ कि भाई वहां से मिला। तो कहने लगे वो ट्रेन जो है वो पहुंची कानपुर, तो एक चाय वाला चढ़ा ट्रेन में। तो एक साहब जो कहीं से आ रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई चाय दे दो। उन्होंने जब चाय पी तो उन्होंने शिकायत की कि भाई कैसी चाय है तुम्हारी, ना इसमें चीनी है, ना दूध है, ना पानी है, ना पत्ती है, चाय है क्या, तमाशा है। तो वो जो चाय वाला था कानपुर का था, उसने कहा ये बताइए साहब, नहीं ये बताइए साहब नहीं, हो तो फिर लखनऊ गंदा हो जाएगा। तो जब उसने शिकायत कर दी कि हमारी कैसी चाय है ये, ना चाय की पत्ती है, ना दूध है, ना, तो उसने कहा पहली बार ट्रेन में चढ़े हो क्या? नहीं हो क्या, यानी बताना ये कि चाय ट्रेन की चाय है ये ऐसी ही होती है, तो पहली बार ट्रेन में चढ़े हो क्या? और लखनऊ की बात थी तो ये तो हमारा अपना भोगा हुआ किस्सा है। हम ट्रेन में थे और ट्रेन लखनऊ में नहीं थी, ट्रेन लखनऊ से बाहर किसी राज्य में थी।
और चाय वाला आया, कहने लगा चाय, ताज़ी चाय लो, ताज़ी चाय, ताज़ी चाय। तो एक साहब ने उसे बुलाया, कह यहाँ आओ, कि ताज़ी चाय नहीं होता है, ताज़ा चाय होता है। तो हम उनके पास गए। उन दिनों चूंकि हम भोपाल में थे, तो मैं लखनऊ, जब आप लखनऊ से बाहर होते हैं तो ज़्यादा आपको लखनऊ याद आता है। तो हम उनके पास गए, हमने कहा आप लखनऊ से हैं क्या? तो मैं, जी आपने कैसे पहचाना? हमने कहा हम भी वहीं से हैं ना। तभी तो ये इतना जबान को लेके संजीदा जो है लखनऊ वाले ही हो सकते हैं कि चाय वाले की जबान की इस्लाह कर रहे हैं कि ताज़ी चाय नहीं होता है, ताज़ा चाय होता है। तो ये ह्यूमर का जो फर्क है लखनऊ और कानपुर, लेकिन दोनों की उमंग। कानपुर हमें अभी भी ये लगता है, इतना सब कुछ बात होती है, लेकिन कानपुर की उमंग और कानपुर की मौज अभी भी अंडररेटेड ही है। अभी भी उसको उतना सेलिब्रेट नहीं किया गया है। बुरी बात यह है कि जो आता है वो कानपुर गुटखा, कानपुर गुटखा। अरे भैया, इसके पार देखो कानपुर को। अभी हम IIT में शो करने गए थे, वहाँ अक्षर अंतराग्नि जो फेस्टिवल होता है उसमें शो था दास्ताने कैफी का। तो हमने शुरुआत यहीं से की। हमें शिकायत है उन लोगों से जो ये कानपुर को सिर्फ महदूद कर देते हैं, अरे गुटखा। हाँ। भाई कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी का शहर। हाँ। प्रताप प्रेस वहाँ थी, भगत सिंह को भगत सिंह उसने बनाया, कैफी को कैफी उसने बनाया। तो उससे पहले भी मतलब जैसे बिठूर में नाना साहब थे, मतलब पूरा बिल्कुल, पूरा क्रांति वहीं से हुई है। हाँ। तो जैसे बनारस की मस्ती और बनारस की उमंग पे बहुत लिखा भी गया, बात भी होती है, रीलों में भी चल रहा है। कानपुर की जो एक मौज है और जो जिंदा दिली है कानपुर की, वो उस पर हम तो चाहते हैं खूब बात हो। और देखिए एक चीज और है, लखनऊ कानपुर में वैसे एक राइवलरी चलती रहती है, लेकिन जब लखनऊ वाले बाहर जाते हैं और कानपुर वाले बाहर जाते हैं तो सबसे पहले लखनऊ और कानपुर वालों की ही दोस्ती होती है। इंग्लैंड में हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मिलकर रहते हैं। बनारस का मुझे एक किस्सा ऐसे याद आ गया। वैसे तो हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ शूट कर रहे थे, तो 80 घाट पे एक कैफे है। तो हमारे साथ जो सज्जन थे कि आइए आपको यहाँ पे कॉफी पे पीते। मैंने कहा नहीं चलते, हमें काम है, कभी चौरा जाना है, आपको चुनार जाना था। तो नहीं कॉफी, हमारे भाई हैं, कजिन है, उनका कैफे। आप 10 बजे सुबह का टाइम था, गंगा से उतर के आए थे शूट खत्म करके। तो उन्होंने आवाज लगाई, तो ऊपर छत पे, ये नीचे बरामदे में जैसे ओपन एयर कैफे होता है वैसे कैफे था एक, और छत पे से एक सज्जन बनियान और चेक वाली लुंगी में उन झांका कि कौन है। तो उन्होंने कहा कि अरे हम आए हैं, ये आए हैं दिल्ली से, शूट है वगैरह। अरे यार भाई धूप से के आए थे, तो नीचे उतर के आए। एंड ही वाज टोटली डिसइंटरेस्टेड। कौन लोग हैं, मुझे नहीं मिलना है किसी से, क्या मतलब है। तो वो मालिक थे उस कैफे के। तो हम वैसे ही उचट गए थे कि यार अब जब आदमी खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, उसके कैफे में जबरदस्ती कॉफी क्यों पी ले, मतलब चलते हैं। तो ये सज्जन लेकिन नहीं आप हमारे मेहमान हैं, आप कॉफी पी के जाए। तो कॉफी आई, कुछ एप्पल पाई टाइप की चीजें आ गई, तो हमने खाई, बहुत शानदार थी। तो हमने उनको चलते हुए कहा कि आप से कहना चाहेंगे कि अपने शेफ को बोलिएगा कि हिंदुस्तान की सेकंड बेस्ट एप्पल पाई उसने बनाई है। बोले नहीं, बेस्ट है, मैं ही शेफ हूँ। क्या बात है। और फिर उनसे बात शुरू हुई। तो वो बाकायदा वो मालिक, लेकिन वो जो एक लंठाई थी कि भाई हम बनारस में हैं, हम यही बनियान लुंगी में रहेंगे, कैफे भले अंग्रेजी टाइप का चला रहे हैं जहाँ अंग्रेज लोग आते हैं और एप्पल पाई खाते हैं, लेकिन वो घाम सेकने ऊपर चढ़े तो घाम सेक रहे हैं, बाकी दुनिया की अपना अंदाज है। तो लखनऊ की बात पे वापस आते हैं। आप भोपाल भी रहे जी, और भोपाल का अपना एक ह्यूमर है, वो ह्यूमर है ना। तो जब आप कंपेयर करते हैं, देखिए आप लखनऊ के किस्से सुनाते हैं, वो एक अलग बात है, पर जब आप जहां जहां रहे, हर जगह का अपना एक ह्यूमर है। और तो मुझे जो लगता है, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि बाकी सब जगह का ह्यूमर, चाहे वो कानपुर हो चाहे भोपाल हो, वो थोड़ा अपफ्रंट होता है कि हम मुंह पे बाउंसर फेंक रहे हैं। लखनऊ वाला जो है वो आउटस्विंगर फेंकता है कि स्लिप में कैच करा देगा, मेहनत से दूसरा फेंकते हैं। तो ये फर्क पे बताओ अगर आप कुछ कहना चाहें, या आप सही सहमत है कि नहीं? पहले बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। ये असल में क्या हुआ, हमने आपसे कहा ना कि जो बात पिछली बार हमने कही
पिछली बातचीत में कि लखनऊ के ह्यूमर में, खासतौर पे पुराने लखनऊ के ह्यूमर में, चूंकि एक माहौल रहा यहाँ जुमले को निकालने का, फिक्रे निकालने का, और शरर ने कहा कि ये भी एक आर्ट थी और इसके जो महारथी थे वो आर्टिस्ट समझे जाते थे, जो अच्छी बात करते थे, सुखनसाज लोग। तो उससे क्या रहा कि यहाँ के शहर के ह्यूमर में एक किस्म की बारीकी आ गई, यानी एक बड़ी नफासत यहाँ के ह्यूमर में भी आ गई। तो वो लोग भी जो कि जाहिर तौर पर बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनका लिटरेचर से बराह रास्त कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उनका ह्यूमर लिटरेरी है। तो ये बहुत फर्क, तो जो आप बात कह रहे हैं दूसरा वाली, ये इसीलिए है क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो शहर के ह्यूमर में आ गई वो बात कि कोई हर बात में कोई ऐसी बात निकाल दी जाए कि उसमें चमक पैदा हो जाए। तो हालांकि हम जैसे जैसे शहर पर काम करने लगे तो हमें एक चीज समझ में आई कि कभी भी हम तो ऐसा अब नहीं करते, पहले करते थे जब नादानी थी और बचपना था, कि शहरों में एक कंपैरिजन करते थे और फिर उसके बाद लखनऊ को उठाते थे और बाकियों को गिराते थे। लेकिन अब हमें ये समझ में आया कि हर जगह का अपना हुस्न है, हर जगह की खूबसूरती है और हर जगह की अपनी रिवायत और परंपरा और माहौल है। तो क्या है, जब हम कंपैरिजन में पड़ जाते हैं तो फिर हम उस हुस्न से महरूम हो जाते हैं। फिर जैसे हमें रफ़ी साहब बहुत पसंद थे, तो एक ज़माने में बचपने में हम आशीष नवल है कि भाई रफ़ी साहब बहुत अच्छे हो, बाकी सब जो हैं वो रफ़ी साहब के बराबर कोई नहीं। फिर हमें लगा यार ये तरीका गलत तरीका है, ये शख्सियत परस्ती जो है, इसमें फिर आप ऑब्जेक्टिव होके मज़ा नहीं ले पाते। जैसे कि आप इसी में पड़े रहेंगे यार दिल्ली बड़ा ऐसा, लखनऊ ऐसा, तो आप दिल्ली का जो मज़ा है उसको आप खो बैठेंगे। अच्छा, हमें ये भी लगता है यार, हमारा दोस्त था अंकित, दिल्ली पे निसार रहता था और दिल्ली जैसी अंकित ने हमें घुमाई, वो क्या कोई घुमाएगा, तो मजा आया दिल्ली। या विनीत कुमार हमारे दोस्त हैं, दिल्ली पे बहुत अच्छा, वो तो दिल्ली के हैं भी नहीं ओरिजिनली, वो तो जमशेदपुर से हैं, दिल्ली में रहते हैं पिछले कई साल से, लेकिन दिल्ली को महबूबा की तरह से प्यार करते हैं। तो हमें लगता है यार, हम किसी के शहर को कहें कुछ सिर्फ अपनी बात को साबित करने के लिए, तो किसी की दिल शिकनी हो जाएगी, दिल आजारी हो जाएगी, तो अच्छी बात नहीं है। तो अच्छा, जैसे इसमें एक और बात निकल आई, अभी हमने कहीं पढ़ा कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है दिल्ली में, तो कोई फैमिली है वो दिल्ली उसने छोड़ने का फैसला कर लिया। तो हमें ये लगा यार ये बड़ा अच्छा है, पहले तो दिल्ली भर दी सब लोगों ने, पूरा हिंदुस्तान दिल्ली चला गया और इतनी गाड़ियां और इतनी ट्रैफिक और इतने लोग हो गए, वो पॉल्यूशन होने लगा। अब जब हो गया पॉल्यूशन तो अब सब कह रहे हैं दिल्ली तो रहने लायक नहीं, वहां तो बहुत पॉल्यूशन है, वहां तो एकदम प्रदूषण है और भैया यहाँ से भागो, और तो दूसरी जगह जा रहे हैं। तो हमें यही लगता है ये नियति लखनऊ की बिना हो जाए कि अभी तो लखनऊ बड़ा अच्छा है, सब लखनऊ लखनऊ लखनऊ, और फिर लखनऊ फिर थोड़े में लखनऊ रहने लायक रह नहीं गया। तो जो बात अब मूल बात पे आते हैं, जो ह्यूमर की बात थी कि ये आप देखें कि अलग अलग आप शहरों में जाएं और फिर वहाँ के ह्यूमर को ऑब्जर्व करें, है ना। भोपाल का एक अपना एक अंदाज है, तो भोपाल का ह्यूमर आपको मजा आएगा उसमें। लखनऊ का ह्यूमर एक है, कानपुर का एक है, बनारस का एक है, इंदौर का एक है, बम्बई का भी एक है, बम्बई का अलग है, और दिल्ली का भी एक है। तो दिल्ली जैसे दिल्ली आपकी शख्सियत में जो एक जो एतमाद लाती है ना, वो जबरदस्त है भाई। और वो हम तो उसके बड़े, जैसे हमने तो अंकित की शख्सियत में उसको बहुत करीब से देखा ना, कि जो अंकित में जो एक अदा जो थी जमाने से उलझने की और फिर निकल जाने की, वो उसके तो हम फैन थे साहब। तो वो भी एक ह्यूमर था। तो शहरों की बात हुई, अब हम आप जैसे बात कर रहे थे कि ह्यूमर से ही बात करते हैं क्योंकि हम लोग हाँ बहुत। तो योगेश जी की बात पे वापस आते हैं, आपकी जिंदगी के पहले किस्सा को। हाँ बिल्कुल, है ना, आपके मेंटर रहे। बिल्कुल। तो जिनको ये कहा जाता था कि यार किस्सा गो है ना, तो उनके किस्से सब नहीं करते थे, एक खास लॉबी थी, एक खास लोग थे जो ये समझते थे। तो उनके सुनाए हुए कुछ किस्से अगर आपको याद हो, जो पहले कुछ किस्सों ने आप पे असर डाला हो कि यार ये तो करना चाहिए, ये तो मजेदार बात है। योगेश जी के सुनाए हुए तो बहुत किस्से हैं जो हम सुनाते हैं, और किस्सा में भी कई किस्से जो हैं योगेश जी के सुनाए हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ
योगेश जी के कुछ हिस्से सुनाता हूँ आपको, हाँ। जो उनकी शख्सियत को बताएंगे। तो एक बार हम योगेश जी से जिक्र कुछ हो रहा था, तो हमने उनसे कहा कि सर वो ये जो आप ही लाइनें हैं, लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचो बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं, ये इतनी मशहूर है कि इसका कहना ही क्या, हर इंसान जो है वो इसको पढ़ता है। तो योगेश जी ने इन लाइनों की मकबूलियत से बेनियाज रहते हुए बड़े मजेदार अंदाज में कहा, अरे भैया ये इसका चलना जो है मेरे लिए मुसीबत का भी सबब है, क्योंकि हम तो प्रोग्राम्स में जाते हैं, बुलाए जाते हैं, तो पता चला बदायूं गए तो वहां कोई साहब खड़े हो गए, वो पढ़ रहे हैं बदायूं है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं। फिर पता चला संभल पहुंचे तो संभल में हो रहा है कि संभल है तो महज गुंबदो मीनार नहीं। तो वो हर चीज में जो है वो चल रहा है कि वो जोड़ दिया। तो कह रहे हैं ये ऐसा भी होता है। और दूसरा उनका किस्सा कि इंसान वो कितने बड़े थे। हमारे दोस्त हैं अभिषेक शुक्ला, उनका फोन आया हमारे पास कि ओमान में कोई मुशायरा हो रहा है, या बहरीन में या कतर में, कोई ऐसा देश था, है ना, वहाँ एक मुशायरा हो रहा है चकबस्त की याद में, और जो मुशायरे के लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि चकबस्त की फैमिली से कोई लखनऊ में है क्या अभी, तो वो उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, जो भी सम्मान हो या जो भी हो। तो हमने अभिषेक भाई से कहा कि एक उमा चकबस्त जी थी, उनके बारे में हम पढ़ते भी थे वो अखबारों में भी और तमाम चीज़ें, और योगेश जी से हम पूछते हैं। तो हमने योगेश जी को फ़ोन किया, ये पूरी बात बताई कि सर वो लोग मुशायरे वाले परेशान हैं और उनको कोई सिरा मिल नहीं पा रहा है। तो योगेश जी ने हमसे कहा कि हम जानते हैं उनका घर, और मेरे पास नंबर भी है, लेकिन नंबर वो पुराने ज़माने का लैंडलाइन वाला है, डायरी में लिखा है, हम ढूंढेंगे और फिर बात करते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद योगेश जी का फ़ोन आया कि वो डायरी तो हमने ढूंढ निकाली, कहीं थी पुरानी, लेकिन वो फ़ोन लगा नहीं। तो देखते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। उसके बाद योगेश जी 80 साल की उम्र में रिक्शा करके चले गए, वो जहाँ घर था, मेरा ख्याल चारबाग या हुसैन कहीं उसी इलाके के आसपास, वहाँ गए, दरवाजे पे दस्तक दे के उनका नंबर ताज़ा वाला लेके उनको बात बता के कि हिमांशु फ़ोन करेंगे या कोई फला मुशायरे वाला फ़ोन करेगा, तो ऐसा ऐसा आ गए। और फिर हमको फ़ोन किया और हमसे कहते हैं हिमांशु वो हम वहाँ चले गए थे, वो नंबर तो मिला नहीं था, वो जो नंबर मिला था वो लगा नहीं था, तो हम चले गए थे वहाँ और जाके तुम्हारे लिए देखो नंबर ले आए। अरे हमने कहा सर आपने ये क्यों किया? तो ये तो 80 साल की उम्र में उनका, तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं था, योगेश जी ऐसे ही थे। अगर उनके होने से किसी की मदद हो सकती है तो फिर वो खुद को नहीं देखते थे, फिर वो मदद करते थे। तो ये पहले आप, एक तो होता है हम लोग किस्से सुनाते हैं और कुछ लोग पहले आप होते हैं, तो वो योगेश जी थे। क्या बात। तो ये पहले आप होना, ये अपने आप में एक मुहावरा है, बहुत बहुत शानदार लाइन है कि आप पहले आप हैं, आप, है ना। तो वो लखनऊ थे, हम लोग तो लखनऊ के किस्से सुनाते हैं, वो लखनऊ थे। और ह्यूमर के भी उनके तमाम किस्से हैं, वो बड़े मज़े से उसको सुनाते थे। लेकिन ये है कि शहर में ऐसे लोग ही तो शहर होते हैं। शहर है किन लोगों से? शहर इमारतों से भी शहर है, लेकिन शहर लोगों से है ना। लोग ही तो, वो इंशा का शेर है कि भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसे इंशा, गनीमत है कि हम सूरत यहाँ दो चार बैठे हैं। तो वो जो एक उनका, मुझे ये ह्यूमर से याद आया, मैं योगेश जी की बात कर रहा था, ये संभल है तो महज गुंबदो मीनार नहीं। पंत जी ने, भारत भूषण पंत जी ने एक किस्सा सुनाया अपने उस्ताद वालियासी साहब का। कहने लगे मैं हिमांशु उस्ताद के पास गया तो एक दिन उस्ताद सर पकड़े बैठे थे और बहुत बेजार लग रहे थे। हमने इस कैफियत में उन्हें देखा ही नहीं था कभी। तो हमने उनसे पूछा उस्ताद सब खैरियत, यानी वालियासी साहब से पूछा भारत भूषण पंत साहब ने कि उस्ताद सब खैरियत। तो वालियासी साहब ने कहा हम पूछो मत अभी क्या हुआ।
कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे वो एक आया था लड़का, कहने लगा उस्ताद हमारे उस्ताद बन जाइए, शायरी करते हैं। तो हमने कहा कि भाई शायरी करते हो तो कुछ कहा वहा है? तो कहने लगा हाँ यही कोई 2-3 हजार गजलें कही होंगी। क्या? तो उस्ताद कहने लगे अरे हमने तो इसकी चौथाई भी नहीं कही है और तुम आए हो शागिर्द बनने। तो कहने अच्छा छोड़ो, कहने अच्छा पसंदीदा शायर कौन है? तो कहने गालिब हैं। तो मैं अच्छा कोई शेर सुनाओ गालिब का जो बहुत पसंद हो। तो उसने शेर सुनाया, कमी नहीं है बेवकूफों की गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं और ना ढूंढो तो भी 2-4 मिलते हैं। ये शेर उसने गालिब का कह के सुनाया। तो जब ये वाली आजी साहब ने कहा पंत जी से कि जैसे उसने ये शेर सुनाया तो हमने जो सर पकड़ा तो तब से अब तक पकड़े हुए हैं। भाई गालिब और चाणक्य दो लोग ऐसे हैं कि खुद नहीं जानते उन्होंने क्या क्या लिख डाला है, क्योंकि उनके नाम से तो दुकान चल रही है बहुत सारी। वो नहीं, और ये जसारत कि भैया आप वालियासी को सुना रहे ये शेर, तो वो बेचारे सदमे में आ गए, वो कहने लगे बताओ हिम्मत से सुना रहे। तो एक और चीज, हम ह्यूमर की बात कर रहे हैं, एक और चीज जो दिमाग में आती है, जैसे एक किस्सा मैंने रवि भट्ट साहब की किताब में अंग्रेजी में पढ़ा था, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि वो गुज़िश्ता लखनऊ में रहा हो या उन्होंने खुद कहीं सुना हो। वो ये था कि वो जो महमूदुल्लाह साहब थे जो गाजिउद्दीन हैदर के वजीर थे, जब उसके बाद सल्तनत बदली तो इनको निकाल दिया गया, तो इनको पैसे कमी हो गई और ये इनका था कि रुपए में 3 अठन्नी कमा ले। तो एक दिन ये इनके संग एक लड़का चलता था कलम वलम लेकर के, कलम नवीस। तो ये एक बार कुछ दूरबीन टाइप का लेके निकले और कुछ लोगों ने पूछा क्या हो रहा है? बड़बड़, नहर बन रही, नहर बनेगी। और वो नहर वाला जो मामला होता है तो लोगों को लगा भाई हमारी दुकानें उछलेंगी होगा, तो सब ने अपने अपने तोड़े पचाना शुरू किए, पैसे देना शुरू किए और ये एक सिलसिला शुरू हो गया जब तक उनको वापस जब पकड़े नहीं गए और कानपुर नहीं भगाया गया। तो ये जो एक कौन ठगी भी इस इलाके की, फैजाबाद से लेकर के कानपुर तक कि एक जमाने में कि ये ह्यूमर के बहाने एक तरह की ठगी की भी का भी प्रचलन इस इलाके में रहा। तो कभी कोई किस्सा आपके सामने आया इस तरह का कि साहब निकले थे वहां से, आया हमको बड़ा बढ़िया कहानी वानी सुना करके हमारा माल लपेट के चंपत हो गया? देखिए ये ऐसे ही दिमाग में आ गया बात करते। जो लोग लखनऊ का इतिहास जानते हैं, यहाँ एक बहुत मशहूर किस्सा हुआ कि वाजिद अली शाह बहुत सख्त बीमार हो गए एक जमाने में, अंग्रेजों ने बहुत परेशान किया तो बीमार हो गए। अब जब वो बीमार हो गए तो बहुत दिनों तक लखनऊ के कुछ ठगों ने एक शाहे जिन्न का पूरा नाटक रच के, पूरा एक स्वांग बनाकर और बहुत दिनों तक उनसे पैसा ऐंठते रहे और सब चीज ऐंठते रहे, और बहुत वक्त बाद ये भेद खुला और तब सब पकड़े गए, गिरफ्तारियां हुई, तमाम चीजें। तो ये तो होता रहा। और देखिए बादशाह को चपत लगा बेवकूफ बना देना शाहे जिन्न के नाम से, ये किस तरह के ठग रहे होंगे। तो ये तो सही बात है, ये तो हो जाता है। ऐसा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि आप वेजिटेरियन? बिल्कुल। तो आप इस तारीफ तो आपने पायों से लेके निहारी तक बहुत शानदार की, लेकिन आपको लखनऊ के बारे में जब खाने की बात होती है तो गलाउटी कबाब की बात आती है, हरी की बात आती है, बिरयानी की बात आती है। इस पे बड़ी डिबेट होती है। कोई आदमी कहता है कि साहब बिरयानी तो लखनऊ में नहीं, और यखनी पुलाव है और वेज नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो एक वेजिटेरियन आदमी जो पुराने लखनऊ में पला बढ़ा, तो उसके लिए अगर उसको मुझे खिलाना हो कि यार और तुम्हें वेजिटेरियन लखनऊ दिखाऊं कि क्या खाने को यहाँ फेमस है और क्या अच्छा है, तो आप क्या खिलाएंगे मुझे? मान लीजिए कि मैं बाहर से, मैं तो नहीं बाहर से आया हूँ, लेकिन मान लीजिए कि बाहर से आया हूँ। हाँ, तो देखिए लखनऊ के जो वेज खाने हैं उन पर तो हम पूरी सीरीज कर रहे थे। घरों के वेज खाने अलग है, हाँ। अवधी वेज खाने, और स्ट्रीट फूड अलग है। तो स्ट्रीट फूड में तो जो चीज हम खिलाते हैं सबसे पहले वो लखनऊ की टिक्की है। अच्छा।
आलू टिक्की खस्ता और नहीं, जो टिक्की। मटर, हाँ हाँ, मटर तो यहाँ का ही मटर की जो चाट, जो भुनी हुई मटर हाँ। जिस तरह से यहाँ वो कहीं नहीं देसी होती। घी में जिस लगन से भूनी जाती है, और फिर जो उसका एक जायका निकल के आता है वो स्वाद। और आलू टिक्की जो है वो जो जिस तरह से भूनी जाती है, वो भुनाई जो है उसमें आपको शहर पता चल जाएगा कि भाई ये लखनऊ में ही इस तरह की भुनाई हो सकती है। मटर मेरे ख्याल से कहीं और मिलता भी नहीं है, खाली यही है ही, वो मतलब। बिल्कुल, हाँ, वो मटर की जो चाट है, भुनी हुई हाँ, मटर भुनी जो, चाट, हाँ। जो देर तक भून के और उसको, तो वो जो ये दो जो चीजें हैं ये बहुत हम तो ये जरूर लोगों को खिलाते हैं। और तीसरा वो मक्खन मलाई जो है, हाँ, ये अभी तो मक्खन मलाई का एक अलग दौर आ गया कि फैक्ट्री वो प्रोडक्शन हो रहा मई है। और जून तक चलती है। मक्खन मलाई चल। हमने तो वो किस्सा सुना है ना आपको कि एक मक्खन वाले थे, सर्दियां खत्म होने वाली थी और धूप जो है, गर्मी जो है बढ़ने लगी थी, तो ये था कि 2-4 दिन की और मेहमान है मक्खन मलाई। तो एक दिन मक्खन वाले लेकर आए मक्खन, और उन्हें लगा कि नहीं यार टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, तो फिर उन्होंने मक्खन बेचा नहीं, क्योंकि उन्हें था कि उनकी परंपरा में था कि भाई गर्मियों में नहीं बेचा जाएगा, तो उन्होंने वो मक्खन बच्चों को यूं ही बांट दिया। बांट दिया। तो अब कुछ ने कहा मक्खन खराब, वो खराब नहीं, वो किस्सा समझ, जब हमने ये किस्सा सुनाया तो बहुत लोग समझने लगे कि जो कि खराब होने लगा था, वो नहीं था मामला। वो बात ये थी कि उनका नियम था, ये ओस उनका नहीं पड़ी उसूल थी था। रात में। हाँ उन ओस की भी बात नहीं है, हाँ, उन्होंने बुजुर्गों से ये परंपरा में पाया था कि मक्खन तभी तक बिकेगा जब तक सर्दी है। अगर थोड़ी सी गर्मी, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, तो ये लखनऊ का अदब नहीं है कि मक्खन बेचा जाए, मक्खन बेचने के शास्त्र में नहीं है कि मक्खन बेचा जाए। तो उन्होंने मक्खन फ्री में दे दिया, उन्होंने उसको बेचा नहीं। तो ये था लखनऊ। और अभी तो क्या है, अभी आप मई में चले जाइए वहाँ हाँ, चौक, वो चौक पर घेर के खड़े हो जाते हैं 4 वो लोग। हाँ। मक्खन बिक रहा है वहाँ, और वो बिकता मक्खन भी रहता बिक है। रहा है, बगल में शिकंजी बेच रही है, गर्मी है तो। हाँ, तो मतलब वो ये एक बात थी ना, ये जो ये गर्मियों में, मतलब सर्दियों में मक्खन बिकता था, और फिर मक्खन वाले वही गर्मियों में कुल्फी, वही लोग कुल्फी बेचते थे। करते थे। हाँ। तो अब तो खैर तमाम जो रिवायतें हैं वो बदल रही हैं, तो उसमें ये भी है कि गर्मियों में मक्खन मिलता है। लेकिन ये है कि मक्खन मलाई जो खास तौर पे मोहल्लों में साइकिलों से बिकती थी, आती है, अभी भी होती है। बाल्टियों में कपड़ा हाँ, लगा के, डालकर, लाल वाला रंग का, कपड़ा। और वो हाँ। और वो जो एक अंदाज होता था, वो, क्योंकि वो मक्खन बहुत थोड़ा ही मक्खन होता था, वो इतना मक्खन नहीं होता था कि वो शाम तक चले। बेसिकली 1 बाल्टी मक्खन होता था वो, और 1 बाल्टी में मलाई होती थी थोड़ी सी, तो थोड़ा सा मक्खन, उसके ऊपर थोड़ी सी मलाई। तो ये एक लखनऊ का अंदाज था कि, तो इसे मक्खन मलाई इसीलिए तो कहा जाता है कि मक्खन अलग चीज है मलाई अलग और मलाई अलग चीज है। तो मक्खन के ऊपर थोड़ी सी मलाई डाल देते थे। जैसे वो घाते की एक परंपरा है ना लखनऊ में, आप जानते हैं कि जैसे आपने दूध लिया, हाँ। तो 1 लीटर दूध लिया, तो 1 लीटर दूध तो पूरा दिया ना आपको, ऊपर से, और उसके बाद ऊपर से घाते का डाल दिया, डाल दिया। तो उसमें थोड़ी सी मलाई डाल दी, तब वो मक्खन मलाई बना। तो वो थोड़ा ही होता था, तो वो उतना ही होता था कि भाई सुबह सुबह बना और फिर आ गया और तुरंत बिक गया। तो दिख गया। अब ये मक्खन जो है, ये तो दिन भर रखा हुआ है, उसके नीचे बर्फ लगी है, वो बिल्कुल बर्फ से एकदम बांधा हुआ, जिसे मक्खन बांधना कहते, बांध दिया। और उसमें वो, अब उन्होंने एक और उसमें निकाल दिया पैटर्न, वेरिएशन, कि भाई मक्खन तो मिल रहा है और उसके साथ एक अलग रखा हुआ है, वो थोड़ा उसका कलर ज्यादा शौक है, तो वो क्या है, तो वो केसरिया मक्खन, केसरिया। तो उसका रेट अलग है। हाँ। अरे भाई मक्खन अगर बेच रहे हो तो केसर ऑलरेडी उसमें डालो ना, और उसका एक रेट बनाओ। ये क्या मतलब है भाई, ये वाला है नॉर्मल है, ये केसरिया है, तो ये अलग है। और वो तो कमर्शलाइजेशन ने थोड़ा सा बिल्कुल, वो कर दिया। ये वैसी बात है। तो खस्तों से आपका प्रेम नहीं है? खस्तों से प्रेम है मेरा। लेकिन लखनऊ में जब आप बड़े होते तो हर मोड़ पे, हर गली पे एक खस्ते वाला। नहीं, खस्तों से तो जैसे मेरा पर्सनल प्रेम बहुत है। हाँ। लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि जो बाहर से लोग आए, हाँ। उन्हें हम पहले क्या खिलाते हैं, तो वो हमारे लिए एक चीज जो है वो लखनऊ की टिक्की है, आलू चाट है। और वो चाट हमें मालूम है कि दुनिया में बहुत जगह अच्छी चाट मिलती है, लेकिन वो लखनऊ की आलू चाट है, वो सिर्फ लखनऊ में मिलती है, और वो हम खिलाते हैं। खस्तों की जो बात है, तो हमारी तो जिंदगी कटी, हम राजा बाजार में थे, रामस्वरूप सिटी स्टेशन के पास रामस्वरूप था, और रामस्वरूप की जो दुकान है, अब तो रामस्वरूप नहीं रहे, अब उनके दामाद वहां बैठते हैं, और वो भीड़ ऐसी थी रामस्वरूप की जुबली कॉलेज के पास कि बड़ा बड़ा घान डाला जाता था, और
धान निकलने से पहले ही वो पूरा धान बिक, वो मतलब बुक हो जाता था कि भैया हमारे। और वो ऐसा होता था, रामस्वरूप 4, अरे रामस्वरूप ये, तो वो ऐसी भीड़ होती थी। और 3 ही उसके मुख्य ग्राहक थे। एक वो जो पल्लेदार होते थे जो किराना मंडी में सुभाष मार्ग पे, वो जुबली कॉलेज के लड़के, और तीसरा राजा बाजार के लोग, और खास तौर पर राजा बाजार के रस्तोगी। वो सुबह सुबह नाश्ते के तौर पे। तो हमारी तो पूरी जिंदगी हम तो बड़े खस्ते वाले हैं, लेकिन फिर भी हम अगर कोई बाहर से आएगा तो खस्ते से पहले तो चाट खिलाएंगे। ये बात सही है। चलिए साहब, खाने की बात भी हो गई। अब एक और आपकी जो दुखती रग थी, उसके बाद फिर थोड़ी शायरी सुनेंगे, थोड़े किस्से और सुनेंगे। एक और आपकी जो दुखती रग थी, जो हम लोगों ने बात की भी, आई बटन यहाँ फिर से आएगा तो कि लखनऊ जो बदल रहा है। तो वैसे चूंकि आप शरीफ आदमी हैं, आपने कहा भाई मैं शहरों को भी, मैं उनमें कंपटीशन नहीं करता, उनको कंपेयर नहीं करता, और हर जगह की अपनी खासियत है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपसे कहा जाए, जैसे आपका सबसे पसंदीदा जगह आपकी जैसे गोमती नगर है, तो अगर ये कहा जाए, और सिर्फ टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द सिटी, कि भाई फर्क क्या है कल्चर में। अगर हम उठाते हैं, अगर मैं चार नाम मान लीजिए लूं, कि अगर मैं बोलूं आपको हजरतगंज, तो हजरतगंज का कल्चर क्या है, व्हाट आपके दिमाग में क्या आता है हजरतगंज सुन के। अगर मैं कहूँ गोमती नगर, तो आपके दिमाग में क्या आता है। अगर मैं कहूँ कि अमीनाबाद, तो आपके दिमाग में क्या आता है। तो दैट इज द कॉन्वर्सेशन। हम इस सवाल के लिए गलत आदमी इसलिए हैं क्योंकि हम कहानियों में डूबे रहने वाले आदमी हैं। जैसे नहीं, आप टालिए नहीं, आप ऑब्जर्वेंट आदमी हैं। 3 साल आप स्टेशन में बैठ के ऑब्जर्व करते थे। तो हम इसको हम एक और बात कह रहे हैं। जैसे हमारे दोस्त हैं अविरल, फोटोग्राफर हैं बहुत अच्छे, या कुशल, हमारे दोस्त हैं कुशल कपूर। तो कुशल को या अविरल को उनके पास एक नजर है, वो फोटोग्राफ को देख लेते हैं आंखों से कि भैया ये फ्रेम है। तो ऐसे ही हमें किस्से देखते हैं। तो जैसे अगर हमसे हजरतगंज की बात होती है, तो हमें तो फिर वही हजरतगंज दिखता है कि जिसमें एक गंजिंग का माहौल था और एक कॉफी हाउस था, और शाम को जो है मेफेयर बॉल रूम में जलवा हो रहा है और तमाम चीजें। तो हम तो नॉस्टैल्जिया से भरे हुए आदमी बेसिकली। तो हमें तो किस्से देखते हैं। या जैसे हजरतगंज की बात हो गई, अमीनाबाद है, तो अमीनाबाद में हमें जैसे झंडे वाला पार्क है। अब नॉर्मल जो लोग नहीं जानते उनके झंडे वाला पार्क है तो है, लेकिन हमें तो मालूम है झंडे वाला पार्क क्या था और क्या उसका एक मामला है और किस तरह से। तो हमें वो सब कहानियां देखने लगती हैं। गोमती नगर में हमें कुछ नहीं दिखता क्योंकि था ही नहीं वो तो ऐसा है। लेकिन हाँ, मतलब क्या ठीक है, गोमती नगर का कोई कल्चर हो जाएगा 200-300 साल बाद। अभी तो गोमती नगर का कल्चर है नहीं कोई। नोएडा है अभी। हाँ, अभी तो ठीक है, नया शहर है, अलग शहर है। फिर हम कुछ कह देते हैं तो वो बुरा लग जाता है गोमती नगर वालों को, लेकिन वो बुरा उनको लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम बहुत अलग चीज, एक अलग बात गोमती नगर की अलामत से कह रहे हैं कि वो बात गोमती नगर की नहीं है। बेसिकली वो बात अपने कीमती कल्चरल सरमाए को बिसरा देने की और ठुकरा देने की और भूल जाने की और उपेक्षा कर देने की बात है, जो हमने एक तात्कालिक फायदे के लिए इतनी बड़ी कीमती सरमाए को एकदम ताक पर रख दिया। तो लखनऊ तो देखिए क्या है, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं, जो यकीन करते हैं कि लखनऊ का एक बहुत महान कल्चरल सरमाया है जिसे सहेजा जाना चाहिए, महफूज रखना चाहिए। और जब वो नहीं सहेजा जाता है तो फिर हमें बुरा लगता है। और वो क्यों नहीं सहेजा जाता है? क्योंकि हमने एक नया लखनऊ बना दिया और उस नए लखनऊ पे इतना जोर दे दिया कि हम इस वाले को भूल गए। जबकि हम हमेशा कहते हैं, जैसे एक हमारा घर है, उस घर का नाम है वाजपेयी निवास, ठीक है। अब उस घर के 10 किलोमीटर दूर एक घर और बना ले आदमी, वैसा ही एकदम, है ना, और उस पर भी नाम चिप्पी लगा दे वाजपेयी निवास। तो फिर जो ये वाजपेयी निवास है, इसे लगेगा ना भाई कि ये वाजपेयी निवास कहाँ है। घर क्या है, घर और मकान में क्या फर्क है? पर ये तो प्रॉब्लम हर शहर के साथ हुई, और हर शहर के साथ मुझे जैसे दिल्ली है, दिल्ली भी जब यमुना पार आप गए
तो वो एकदम आधुनिक नया दिल्ली है, वो नया शहर है, अपार्टमेंट्स हैं, सड़कें अलग हैं, अलग तरह की लिविंग है। और चूंकि जो मॉल रूपी मेला पूरे देश में फैला हुआ है कि वो बहुत सारे मॉल्स हैं, ऐसी लखनऊ में जब आप गोमती पार आए तो पहले गोमती पार कठौता झील पे शिकार करने नवाब लोग आते थे, चिन्हट आते थे, चिन्हट दूर था बहुत, या उस तरफ अलीगंज था मूसाबाग की तरफ, उस गोमती पार आप करके आते थे, वरना तो गोमती के उस तरफ शहर था, शहर तो उसी तरफ था, या तो सब जंगल था, छोटे छोटे गांव थे, बाहर थे। तो ये तो हर शहर की प्रॉब्लम हुई। लेकिन वो जो बात हम लोग कर रहे थे इससे पहले कि जो फिर या तो आप इसको बोल दीजिए कि ये अलग शहर है, जैसे बॉम्बे में बड़ा क्लियर है कि माहिम तक टाउन है, फिर सबब्स हैं, वो बंबई नहीं है। बंबई माहिम और साइन पे खत्म हो जाता है। ये तो जो जानते हैं वो जानते हैं कि वो लखनऊ नहीं है। वो तो हम ये अपने अंदर तो ये यकीन रखते हैं, हम नहीं, ये और हम ही नहीं है, हमसे मुराद ही हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, लाखों लोग हैं लखनऊ में जो ये मानते हैं कि यार ये लखनऊ थोड़ी है, ये तो सिर्फ नाम है लखनऊ की। भाई एक चूंकि शहर बढ़ गया तो वहां भी लखनऊ पहुंच गया। लखनऊ जो एक शहर था, जो एक तहजीब थी, वो तो वही है जहां हम रह रहे हैं, जो पुराना शहर है। तो अब लखनऊ कल इतना बढ़ जाए कि पता चला लखनऊ फैलते 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 कहीं और निकल जाए, तो क्या वो लखनऊ रहेगा? क्या नहीं रहेगा लखनऊ। लखनऊ कभी इतना फैल जाए कि कानपुर और लखनऊ मिल जाए, मिल ही गए, अब तो बचा ही क्या है, मतलब हाँ, उन्नाव मतलब, तक तो पहुंच ही गए, तो कानपुर और लखनऊ मिलेगा थोड़ी हो जाएंगी, या लखनऊ जो है कानपुर थोड़ी हो जाएगा। तो और फिर इसमें बुरा क्यों लगता है लोगों को, हमें ये समझ में नहीं आता। हाँ, मतलब ये बुरा इसलिए लगता है बेसिकली, ये थोड़ी सख्त बात है, हाँ। ये जनरली हम करते नहीं है। बुरा इसलिए लगता है जब हम गोमती नगर को कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम ये बात बार बार कहेंगे तो ये उस बात को उठाना है ना कि कल्चरली आपका फर्क समझ में आ जाता है कि आप पुराने लखनऊ के नहीं हैं या असल लखनऊ के नहीं हैं। तो क्या है, अगर वो फर्क मिटा ही दिया जाए, अगर वो फर्क की चेतना ही मिट जाए इंसान के अंदर, तो सब एक में मिल जाएंगे। तो फिर सब एक जैसे, फिर कोई किसी का ये रहेगा ही नहीं कि भाई लखनऊ। तो इसीलिए ये है कि भाई लखनऊ क्या, और गोमती नगर भी लखनऊ है और नहीं है लखनऊ। हम और जो जानकार इंसान है, भाई एक बात बताइए हमें, एक होता देसी घी। देसी घी जिसने खाया है वो देसी घी को जानता है ना। तो क्या है, हाँ ठीक, हम तो नहीं मानते। गोमती नगर है, वो लखनऊ नहीं है। वो लखनऊ भौगोलिक तौर पे है कि भाई लखनऊ शहर चूंकि बढ़ गया तो वो गोमती नगर लखनऊ के अंदर आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव है। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं इससे कल्चरली तो नहीं है, वो तो बात सच है, उसमें कोई इंदिरा नगर भी नहीं है, वो तो जितने भी नगर है बाहर वाले से कोई नहीं है। ठीक है साहब, चलिए ये सब बहुत, फिर वापस हम लोग संजीदा हो जाएंगे सब बातें करते करते। मुझे एक अच्छा सा कुछ बढ़िया कुछ शेर तो सुनाइए, आपने काफी देर से कुछ शेर नहीं सुनाया। क्या बात है, वाली आसी साहब का जिक्र चल रहा था ना जी, उन्हीं का शेर है। मुझसे सुबह शाम शिकवा कर रहा है लखनऊ, मुझसे सुबह शाम शिकवा कर रहा है लखनऊ। देख तुझमें धीरे धीरे मर रहा है लखनऊ। जितने हम प्याला थे उठते जा रहे हैं बज़्म से, आखिरी पैमाना अपना भर रहा है लखनऊ। बढ़ रहा है रोज बेरब्त आवाजों का शोर, आने वाली सातों से डर रहा है लखनऊ। लखनऊ का जो बदलता एक पूरा माहौल था। तो देखिए शेर में भी वही संजीदगी आई। तो ये मामला है। नहीं ठीक है। तो एक बात और ये करनी चाहिए हिमांशु कि जब आप कहानी सुनाते हैं और ऑब्वियसली किससे खुद लिखते हैं, कुछ आप रिसर्च करते हैं, कुछ करते हैं, तो एक जो फर्क है कि साहब लखनऊ के किस्से लखनऊ वालों को सुनाना और लखनऊ के किस्से बाहर वालों को सुनाना, और ये भी बात है कि सब लखनऊ वालों को लखनऊ के बारे में नहीं पता है, क्योंकि कौन इतनी मेहनत करता है कि जाने, है ना, कि
कहाँ क्या था और क्यों था। और वैसे भी हिस्ट्री में हम लोग, हमारा मुल्क जनरली हम लोग परवाह नहीं करते, हम 5,000 साल पुरानी की परवाह कर लेंगे। इसमें एक टुकड़ा मैं जोड़ दूं जी। देखिए क्या होता है, जैसे आप कस्बों में जाइए, आप मलिहाबाद में जाइए, वहां जो इंसान बहुत ज्यादा, जैसे हम तो प्रोफेशनली इन सब में हैं, लिखते पढ़ते हैं, लेकिन कस्बों में अपने कस्बे के बारे में सब बहुत जागरूकता रखते हैं। रुदौली कस्बा है, हाँ। जहाँ के मजाज थे, मजाज रुदौलवी थे असल में, वो मजाज लखनवी तो कहे जाते हैं, लेकिन थे वो रुदौली के, और इसीलिए रुदौली वाले नाराज भी रहते हैं, भैया वो मजाज रुदौलवी थे। और सही बात है, जहाँ इंसान पैदा होता है वहीं का रहता है। हम लखनऊ में पैदा हुए हैं तो हम लखनऊ के रहेंगे, हम कहीं चले जाएं हैं तो लखनवी। तो रुदौली में बहुत चेतना है अपने कस्बे को लेकर। आप नॉर्मली बात कीजिए, मलियाबाद में है, लखनऊ में जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते लखनऊ के बारे में, इसलिए है वही वाली बात कि वो चूंकि लखनऊ आ गए, रह रहे हैं लखनऊ में, कनेक्ट उनका नहीं बना लखनऊ से, क्योंकि कहीं और के हैं ना। यहाँ तो आए तो जैसे सराय में रहता है इंसान, धर्मशाला में रहता है गुर्बत में किसी और शहर में जाके रहा, तो शहर में कनेक्शन तो है नहीं उसका, शहर से कनेक्शन जो होता है, तो इसलिए उसको बहुत, वो उसको मतलब भी नहीं है, वो बहुत बेनियाज भी है शहर से, तो उसके पास किस्से भी नहीं है, और वो सुनना भी उसको क्या फर्क पड़ता है, वो कहता है यार क्या किस्सा सुनना, क्या लखनऊ की बात। और इसीलिए वो ये लखनऊ तहजीब की जो बातें करते हैं, तो ये बातें बुरी क्यों लगती हैं, ये लखनऊ वालों को तो नहीं बुरी लगेगी क्योंकि उनके शहर की बात है, हर इंसान को अपने शहर से प्यार होता है। ये बातें कि हम इतना लखनऊ लखनऊ क्यों करते हैं, ये बुरी उन लोगों को लगती है जिनका इससे रिश्ता नहीं है। इनको लगता है यार ये बात क्यों की जा रही है, ये बात की जाएगी तो फिर हम जो है लखनऊ में जो मिल रहे हैं हमारे लिए मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि वो तो ये बता रहे हैं ना कि गोमती नगर भी वही है और आजा बाजार भी वही है और चौक भी वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, सब लखनऊ है। तो जब हम ये बात करेंगे तो हम, जैसे अब चौक की बात आई, रामासरे बान वाली गली में हाँ। 2 किस्से, एक किस्सा हमें परसों सुनाया, हम वो रवि बताशे वाले हैं गोल दरवाजे में, उनके यहाँ थे, तो एक अशोक चौरसिया नाम के शख्स हमें मिले। अच्छा, चूंकि हम किस्सों काम करते हैं तो हमें लोग किस्से सुनाते हैं, तो कहने लगे भैया आपको पता, हम जाते थे ये रामासरे के यहाँ, जो बुजुर्ग बाबा जी थे, तो वो पेड़े लेके बैठते थे, खुरचन वाले पेड़े, और हम लोग वहीं रहते थे, स्कूल से निकलते थे तो वो जितने बच्चे निकलते थे सबको पेड़े ऐसे ऐसे देते जाते थे। उससे पहले एक किस्सा हमें सुनाया इन्होंने, ये जो इमरान साहब हैं जो इज़हार परफ्यूमर्स हैं, हाँ। तो कहने लगे हम वहाँ गए तो हमने देखा कि एक, बहुत गर्मी थी, तो एक आदमी आया और पानी पीने लगा, तो वो जो उनके बुजुर्ग थे उन्होंने एक गिलौरी ऐसे दोने पर रखी और भिजवाई और कहा कि खाली पानी मत पीजिए, ये खाइए। तो उसके बाद उन्होंने पानी पी लिया, तब वो आए तो बोले आप बताइए क्या चाहिए। ये जो तहजीब थी ना, ये अब हमें नहीं पता कि ये चौक में भी कब तक रह जाएगी, क्योंकि एक बीमारी जो है ना, संक्रामक बीमारी, हर शहर एक जैसा हो जाए, दिल्ली भी और लखनऊ भी और चंडीगढ़ भी और भोपाल भी, तो उसमें हमें नहीं पता कब तक ये बातें रह जाएंगी, लेकिन ये बातें हैं ना, लिखी गई है ना, रिकॉर्डेड है ना, तो ये जो फर्क था ना तहजीब का, ये फर्क। अच्छा एक बात बताइए, एक बिल्डर ने एक सोसाइटी डेवलप की, कंपनी का नाम लगाया, उसके आगे लिख दिया हजरतगंज, नाम हम नहीं ले रहे जानबूझ के, वो कोई किसी को बुरा लगे फिर वो, अब वो कहीं लखनऊ के बाहर कोई सोसाइटी डेवलप की जो अब लखनऊ हो गया, लेकिन नाम लिख दिया हजरतगंज, तो क्या वो हजरतगंज हो जाएगा क्या? अरे हजरतगंज तो तुमने बिल्डिंग तो खड़ी कर दी, हजरतगंज नाम दे दिया, तो भैया वो गंजिंग कहाँ से लाओगे? अब वो जो जवाहरलाल नेहरू ने जो लाठियां खाई हैं 7 कमीशन में, वो कहाँ से लाओगे? और वो जो मजाज ने बोल अरियो धरती बोल गाया है, वो एक अंग्रेज की पिटाई करते हुए जो हिंदुस्तानियों को परेशान कर रहा था, वो कहाँ से लाओगे? है ना? तो वो पूरा कल्चरल सरमाया कहाँ से लाओगे भाई? तो हजरतगंज सिर्फ नाम रखने से नहीं बन जाता है, हजरतगंज अपने साथ 200 साल की एक तहजीब को समेटे हुए है। हजरतगंज नाम हजरतगंज क्यों था? क्योंकि वो एक ऐसे आदमी के नाम पर रखा गया जो वाकई में हजरत था।
वह आपने तो रख दिया। उसकी कहानी क्या है? हजरतगंज के पास तो ये कहानी है कि भाई जब अमजद अली शाह का इंतकाल हुआ तो चूंकि अवाम उनसे मोहब्बत करते थे तो वो नाम हजरतगंज पड़ गया था। आपने क्यों रखा हजरतगंज नाम? तो ये जो सिर्फ कमर्शियल ही है मामला, ब्रांडिंग वही है चीज़ है, बिल्कुल। कि भाई कि अब जैसे अब वही बात है कि टुंडे कबाबी ग्रैंडसन्स हैं, तो जो ग्रैंडसन्स हैं उनको बाद में ग्रैंडसन्स लगाना पड़ा, जो भी लीगल केस वगैरह इनका हुआ, वरना तो नाम टुंडे कबाबी रख रहा था। बिल्कुल। तो वही वही बात है कि मेरे ख्याल से कि एक लेगेसी को बुनाने वाली बात है कि जो जाके जितना पैसा कमा सके। कुल मिलाकर के नवीन संस्कृति यही है कि आप जितने धनाढ्य हो सके उतना उतना बेहतर है। और शकील का शेर है, नई सुबह पर नजर है मगर आह ये भी डर है, ये शहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक न पहुंचे। तो वही गजल है वो, ये अदाए बेनियाजी तुझे बेवफा मुबारक, मगर ऐसी भी बेरुखी क्या कि सलाम तक न पहुंचे। तो वही है। अच्छा, आपको हम लोग यार कोशिश कर रहे हैं कि हम संजीदा ना हो, लेकिन घूम फिर के हम लोग जो है जी। हम लोग जले टोस्ट की तरह है इस वक्त, है ना। कितना मक्खन लगा दीजिए, टोस्ट तो जल चुका है अंदर अब से। ये अब इन टॉपिक्स पे मत बात कीजिएगा आप। ये आप गोमती नगर ले आएंगे तो फिर ऐसा ही मैं तो ऐसी चगल्लस में ले आया था। ये हम बता, गमजदा हैं, हाँ, लाए कहाँ से खुशी खुशी के के गीत। हम गमजदा हैं, लाए कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही तो पाएंगे जिंदगी से। तो वही हो गया। नहीं नहीं, आप और भी बहुत कुछ पाएंगे जिंदगी से और बहुत कुछ देंगे। तो अगर कोई कहेगा कि यार किस्सा गो से बात हो रही है और इतनी बात हुई, किस्से नहीं आ किस्से नहीं आ रहे। रहे। तो वो वालिया साहब का किस्सा था ना, वो हाँ, उनकी दुकान थी मकतबा दीन व अदब अमीनाबाद में। वहाँ शायर बैठते थे, बहुत सारे शायर बैठते थे और गुफ्तगू होती थी। तो कोई नौजवान शायर वहां पे आया जो नया नया, जिसने आना शुरू शायद पहला ही दिन था, आके वहां बैठा था, बहुत देर बैठा रहा। फिर अचानक से बोला कि ये बताइए, ये सब शायर यहाँ बैठे हैं और इतनी देर से सुन रहे हैं, तमाम बातें इधर उधर की हो रही हैं और शायरी सुनाई नहीं जा रही है। तो मुनव्वर आना बोले, भाई तुमने कभी बंदूक की दुकान पे गोली चलती देखी है? तो नहीं नहीं, यही बात है। हम लोग काफी देर से बंदूक की दुकान पे गोली चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पर जरूरी था ना हिमांशु, ये भी जानना जरूरी था कि हिमांशु वाजपेयी है कौन। ये भी जानना जरूरी था कि भाई एक शख्स जो परफॉर्म करता है वो एक परफॉर्मर अलग है, वो शख्सियत अलग है, वो इंसान भी तो कुछ सोचता है ना। हर चीज परफॉर्मेंस में तो नहीं, हर चीज परफॉर्मेंस हो भी नहीं सकती है ना। तो वो भी जरूरी था। और वापस आते, हम लोग जब मेरा ये मानना है, और कि आपने भी बोला था बातचीत में पहले कि भाई व्यंग जो है, शुरुआत में ही बोला था जब हम रिक्शे वाले की बात कर रहे थे, कि व्यंग जो है वो ताकतवर के खिलाफ होता है, उस पर ही होता है। चाहे वो सरकार में ताकतवर हो, चाहे वो कोई धन्ना सेठ हो, जो बड़ा होता है उस पर ही कटाक्ष किया जाता है, उस पर ही व्यंग किया जाता है। और मुझे लगता है कि शायद जो लखनऊ में जो किस्से हैं जो बनते हैं या हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं, वो वही होता है कि यार अच्छा तुम्हारे पास ये है तो उसका जवाब में मेरे पास ये है ना। तो ऐसा कोई ऐसा आपके जीवंत घटना में कोई ऐसा कहीं कोई घटना हुई हो जहां आसपास कि कोई आदमी आया हो बहुत चौड़े, सुनो मेरा फॉर्च्यूनर से आया हूँ, ये वो टेढ़ा बेढ़ा होके आया, और किसी ने फिरकी ले ली हो पलट के तुरंत कि सुनो भाई, है ना, कि ये तो ठीक है लेकिन हवा भरवाई है कि नहीं भरवाई है। तो बहुत बहुत इस अदा के तो लखनऊ के बहुत किस्से हैं। वो इफ्तिखार साहब का शेर है कि खजाना जरो गौहर पे खाक डाल के रख, हम अहले मेरो मोहब्बत हैं दिल निकाल के रख, हमें तो अपने समंदर की रेत काफी है, तो अपने चश्मे बेफैज को संभाल के रख। तो वो थे ना अपने अहमद जान थिरकवा साहब का किस्सा है। थिरकवा साहब आकाशवाणी में गए। थिरकवा साहब ने चूंकि बहुत दस्तखत करने में कंफर्टेबल नहीं रहते थे, तो सीख लिया था आखिर में, लेकिन वो अंगूठा लगाने में कंफर्टेबल थे। चेक लेने गए तो ड्यूटी ऑफिसर नया नया आया था, तो नया भर्ती हुआ, तो एक उसकी रंगबाजी थी। ये चेक लेने गए, इन्होंने कहा भाई पैड मंगवा दो, इंक पैड। तो जब इन्होंने इंक पैड मंगवाने को कहा, साइन होता है ना चेक देते समय,
तो इन्होंने जब इंक पैड मंगवाने को कहा तो वो एक जरा मुस्कुरा दिया। अब उसकी ये मुस्कुराहट जो है ये तिरकवा साहब को नागवार गुजरी। समझ तो गए क्यों मुस्कुराया? तो तिरकवा साहब ने कन्फ्रंट किया, क्यों हंसे? कुछ नहीं बोला। फिर तिरकवा साहब ने पूछा कितना पढ़े हो? अब उसकी अनानताव खाया, कहना ग्रेजुएट हूं। तिरकवा साहब ने कहा ग्रेजुएट इस मुल्क में हजारों हैं, अहमद जान तिरकवा सिर्फ एक है। क्या बात। और फिर चेक लेके मुड़े और फिर वापस पलटे और कहा कि एक ही रहेगा। तो ये जो अदा, ये अदा भी यही की है। बिल्कुल है। अच्छा, ये तिरकवा साहब से बात, इससे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे कि पढ़ी थिरकवा तखल्लुस जो था, अब लखनऊआ है ना, ये बीच में क्या अभी ये भी एक पहचान अपनी बनाना, और वो पहचान भदेस होना, वो पहचान कि भाई मैं पढ़ीस हूं, मैं थिरकवा हूं, मैं लखनऊआ हूं, ये भी कल्चर धीरे धीरे राइटिंग से भी मैं देख रहा हूं कि लेखक, पहले तो लेखकों के संग भी तो था ना, भाई अज्ञे का नाम अज्ञे थोड़ी था, है ना, तो ये भी खत्म होता जा रहा है। हाँ, मतलब एक चीज हमें लगती है कि खत्म तो सभी कुछ होता है, जो होता होती है खत्म होती है, लेकिन क्या है कि जैसे जो चीज हमें लगती है खत्म हो रही है उसको हम खुद बचा लें। तो जैसे हमें लगता था यार कोई वेज खाने में कोई काम नहीं करता, तो हमने कहा यार कब तक कहते रहे, खुद ही करो। तो फिर हमने एक सीरीज शुरू की। तो मैं कहा यार दास्तान गोई खत्म हो गई थी लखनऊ से, तो मैंने कहा लखनऊ में दास्तान गोई लखनऊ इससे क्यों नहीं हो रहे? हमने कहा यार सुना रहे हैं, तो हम सुनाने लगे। तो क्या है वो ये जो तखल्लुस पर बहुत मेहनत की जाती थी। यानी इसका किस्सा सुन लीजिए कि मुनव्वर राना जब नए नए वाली आसी साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा राना साहब से, वाली आसी साहब ने, कि भाई क्या मामला है? उन्होंने कहा कि मेरा नाम मुनव्वर अली आतिश है। अब देखिए यहाँ पे भी वही जो बारीक ह्यूमर है, अरे मुनव्वर अली आतिश मेरा नाम है। तो वाली आसी ने कहा अमा हैदर अली आतिश के नाम की पैरोडी मालूम होती है। खत्म हो गई। तो फिर उस दिन से उन्होंने वो आतिश जो तखल्लुस था वो राना साहब ने छोड़ दिया और मुनव्वर राना उनका तखल्लुस हो गया। तो ये जो एक तखल्लुस पे भी बड़ी मेहनत होती थी ना, बहुत ध्यान से तखल्लुस रखा जाता था। भाई आप अपनी आइडेंटिटी दोबारा क्रिएट करते, इसको इस तरह से देखिए आपको फर्क बताते हैं। बात पिछली बात से जुड़ जाएगी लेकिन उससे बिना उससे बचा के, एक यहाँ 1090 के पास एक चटोरी गली खुली। तो पिछला किस्सा हमने आपको सुनाया कि एक चाचा ने कहा कि भैया ताजी चाय कुछ नहीं होता है, ताजा चाय होता है। तो चटोरी गली खुली और सब लोग चटोरी गली। सवाल ये है कि गली चटोरी कैसे हो सकती है? चटोरे तो इंसान होते हैं, गली तो चटोरी हो नहीं सकती। लेकिन जो कि गोमती नगर में हुई चटोरी गली नाम हुआ। अभी रूमी गेट के बिल्कुल पास में जो पार्क है वहां पर एक स्पेस में एक और ऐसे ही फूड स्ट्रीट खुली। वो खुली थी पुराने लखनऊ में, बिल्कुल हुसैनाबाद में। उसका नाम है लजीज गली। ये सही नाम है और ये पुराने लखनऊ में ही हो सकता है, क्योंकि वहां अगर चटोरी गली खुलेगी तो वहां कोई चचा आएंगे और कहेंगे भाई गली कैसे चटोरी हो सकती है? लजीज गली तो लजीज हो सकती है कि जहां तमाम तरह की लज्जतें मैसर हैं। तो ये फर्क है। तो ये नाम असल में सिर्फ नाम नहीं है, नाम अपने आप में पहचान है, पूरी तहजीब है। इसीलिए तो वो किस्सा, अब ये किस्सा हमको याद आएगा नाम पे, तो हमको सुनाएंगे कि नाम किस तरह से तहजीब से जुड़ता है। हाँ, याद आ गया। एक साहब हैं पुराने लखनऊ में, हम उनसे मिलते थे जनपथ में, हजरतगंज में। तो हमने कहा चलिए वो शर्मा के यहाँ चाय पी लेते हैं। तो हमसे कहने भैया उसके नहीं जाएंगे। हमने क्यों नहीं जाओगे?
कहीं यार उसने अपनी ही दुकान पे शर्मा जी की चाय का बोर्ड लगाया हुआ है। जो आदमी खुद को अपने ही बोर्ड पे शर्मा जी की चाय, शर्मा की चाय कहो ना, शर्मा जी तो दूसरे कहेंगे आप, आप खुद ही शर्मा जी की चाय। तो मैं यार ये तहजीब से गाफिल है। शर्मा जी की, तो ये नाम पे इतना जोर है पुराने लखनऊ में, तुमने कहा भैया यहाँ नहीं जाएंगे कि भैया ये शर्मा जी की चाय लिखा है बोर्ड पे। अब जैसे यही बात है कि पुराने लखनऊ में, भाई लखनऊ है और नया लखनऊ है, चूंकि ये नया लखनऊ है इसलिए वो बेचारा ऑटोमेटिकली पुराना लखनऊ हो गया। जैसे दिल्ली है और नई दिल्ली है, पर पुरानी दिल्ली कैसे हो गई, वो दिल्ली है। तो हम तो कहते हैं इसीलिए कि असली लखनऊ और पुराना, असली लखनऊ और नया लखनऊ है तो असली। पर बात यही है ना, जब कोई नया हुआ, किसी ने कहा कि हम नए हैं, तो ऑटोमेटिकली हम पुराने हो गए। मतलब जैसे अगर आप अपनी पहचान बोले कि हम ब्राह्मण हैं, तो हमारी पहली रिएक्शन होगा कि हम नहीं है, मतलब यहाँ पना है ना। तो वही बात हुई कि नया लखनऊ है, तो यार वो जो बाकी बचा है वो पुराना हो गया, वो अपने आप बेचारा पुराना हो गया, क्या करे। भले वो अभी भी रोज नई ताजगी, नई तो असली लखनऊ उसको कहना चाहिए। वो रोशन तकी साहब ने किस्सा सुनाया था, वो इनके एक दोस्त थे, वो वजीरगंज से शिफ्ट हो गए वहां कहीं दूर दराज किसी कॉलोनी में, तो वहां फोन करते कहते भैया लखनऊ क्या हाल है। तो ये बात फिर वहीं पहुंच जाएगी, इसलिए इसका किनारा कर लिया जाए। नहीं चलिए, वही बात है भाई, किस्सा को बैठे तो किस्से तो चलते रहने चाहिए। जब आप काम करते हैं किस्सों पे, और ये बताइए, हाँ, ये अपने नाम में खुद ही जी क्यों लगा लिया? शर्मा जी की चाय, शर्मा जी की चाय भाई, शर्मा की चाय, शर्मा चाय, शर्मा टी स्टॉल, शर्मा जी की चाय। नहीं, वो अभी पिछले दिनों उन्होंने कुछ मनुस्मृति पे भी बयान दिया था, तो उस वजह से हो सकता है अपने आत्मसम्मान में उन्होंने वृद्धि करने के लिए शुरू से पहले से सोचा होगा कि लगा ले जी। हम तो जाते हैं बहुत, और ठीक है, माहौल लखनऊ का एक पॉइंट वो भी है। तो नहीं, उनकी ब्रांच एक यहाँ भी है। अब तो ही इज ब्रांच्ड आउट ना, अब तो यहाँ खुसड़िया। बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई वो तो ऐसा चाय, भाई कुछ जगहों पे आप चाय के लिए नहीं जाते हैं, एक एक्सपीरियंस है, आप उस माहौल में शामिल होना चाहते हैं। बिल्कुल है ना, भाई आप लखनऊ गए तो आपने शर्मा की चाय, शर्मा जी की चाय पी। और एक्चुअली हम लोग कभी शर्मा जी की चाय बोलते नहीं है, हम तो शर्मा। और हमें इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि वो एक लता मंगेशकर जी की बहुत बड़ी तस्वीर वहां रखी हुई थी, तो अच्छा लगता था यार, चाय वाले जो है वो ऐसे भी चाय वाले हमारे शहर में कि लता जी की तस्वीर रखी हुई है, तो हमें अच्छा लगता था वो। तो ये बात पिछली बात को बराबर करने के लिए हमने कर दी कि किसी की दिल आजारी ना हो। मेरा मकसद वो नहीं, मतलब हमें ये लगा कि भाई वो चूंकि नाम पे जिक्र चल रहा था, तो वो बात याद आ गई कि वो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा ये शर्मा जी की चाय नहीं होना चाहिए, तो उस बात पे हम अभी भी कायम है कि वो शर्मा चाय होना चाहिए। वो खुद बोल्ड नहीं लगाना चाहिए शर्मा जी की चाय। तो शर्मा जी आप सुन रहे हो तो उसको चेंज कर दीजिए, ना भी करे तो कोई बात नहीं, मतलब हाँ, चाय तो पी ही लेंगे, है ना। तो जब जैसे यही एक किस्सा है, ये निकला कि नाम पर कितना किस्सा लिखना है, तो कई बार होता है हम लोग चल रहे होते हैं, कुछ दिख जाता है, तो यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इस पे तो कहानी बननी चाहिए। एक किस्सा, एक ये याद आ गया कि हालांकि उनसे बात नहीं हुई कभी, हमें लगा कि अगर वो कभी उनको कभी ठग्गू के लड्डू खाने पड़े कानपुर में, तो वो क्या करेंगे? ठग्गू ठगे होने का एहसास। अच्छा, उसकी भी मार्केटिंग अलग है ना कि उसका तो बहुत अच्छा कोई किस्सा भी है। वो गौरव त्रिपाठी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सुनाया भी था, बड़ा अच्छा किस्सा है उसका, लेकिन हमें वो तो कानपुर वाला कोई होगा तो सुनाएगा, उसकी कहानी है एक पूरी। तो और उनकी जो लाइन है, नहीं हमने शूट भी किया, उनको जो लाइन है कि ऐसा कोई सगा नहीं, क्या जबरदस्त लाइन है वो, शानदार लाइन है वो, तो कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको फिर ठगा नहीं। बढ़िया लाइन है कि भाई साहब ये और लड्डू ही है और कुछ नहीं है, यही बहुत अच्छे हो तो, बड़े मजेदार लड्डू हैं, बहुत बढ़िया लड्डू हैं। तो ये जो हर शहर की अपनी कि भाई फलाने की पूड़ी, फलाने की जलेबी, फलाने के लड्डू, तो जो बात आप पहले कह रहे थे कि क्या आपने देखा कि किसी बच्चे को कोई मिठाई का नाम नहीं याद था, कोई यूट्यूबर कर रहा था कुछ हजरतगंज में, तो इसमें अभी फिर बात फिर वही है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे बच्चे को लखनऊ के बारे में नहीं पता है, या दिल्ली के बारे में नहीं पता है, या बम्बई जहां भी वो रहता है, या उसे अपने मुल्क के बारे में नहीं पता है, उसमें गलती मेरी भी तो है। बिल्कुल है, बिल्कुल है।
तो मैंने अगर नहीं सिखाया, मैं लेके नहीं गया, नहीं बताया कि साहब भूल भुलैया घुमा दिया, हाँ ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको टांगे बिठा करके क्लॉक टावर तक नहीं ले गया या चौक की गलियों में पैदल नहीं चलवाया, तो उसमें गलती मेरी भी तो है। बिल्कुल है। क्योंकि एक उम्र के बाद आप उन गलियों में पले बड़े, तो आपने मौज ली। जो पला बढ़ा उसमें है कि साहब आई विल गो टू दिस DLF मॉल। देखिए बिल्कुल हाँ। सही बात है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप हमने आप विनीत कुमार का उदाहरण हमने आपको जी, दिया, विनीत जी, जमशेदपुर के हैं, जी। लेकिन दिल्ली का वैसा आशिकी हमने नहीं देखा। वो निसार रहते हैं दिल्ली में भाई, तो पैदा होने से कुछ नहीं होता। नहीं, मैं आई थिंक मैं एक लार्जर इशू पे बात करना चाह रहा हूँ कि 90 के दशक के बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हो रहा था और आप थोड़े कम बड़े हो रहे थे, तो मतलब मैं राजा इकबाल पढ़ने लग गया था, आप शायद चाचा चौधरी पढ़ के रहे होंगे, वही उतना ही फर्क था। सुपर कमांडो ध्रुव। हाँ, तो उस दौरान जब पैसा आना शुरू हुआ समाज में और एक मध्य वर्ग जो है वो उसके एस्पिरेशंस बढ़े और उसको लगा कि हमारे पास बड़ी गाड़ी भी होनी चाहिए और बड़ा गाँव और नए शहर में गलियों से निकल के जाके नदी के उस पार भी रहना चाहिए, और वो पूरे देश में हुआ। तो उस वक्त के लोगों के जो बच्चे हुए, जो कि मेरी जनरेशन है, उन्होंने नया शहर ही देखे। उन्होंने कभी उनको वो ऐसे ही दिखाया गया पीस ऑफ रेलिक, या देखो वो भी है हमारे यहाँ, मतलब है ना, आओ एक बार तुम्हें फोटो दिखा दे, फोटो खींच लो। उन्होंने वो कल्चर देखा ही नहीं। तो ये भी जरूरी है कि भाई उन तक ये कल्चर पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या ये भी जरूरी है कि भाई ये जिम्मेदारी सबकी है कि अगर आप अपने रूट्स से अलग हो रहे हैं तो आप अपनी रूट्स को अपने घर में, अपनी तहजीब में, बातचीत में, खान पान में एक लेवल तक जिंदा रखें। बिल्कुल है, और इसीलिए तो हम जैसों का काम बढ़ जाता है। किस्सा गो क्या करते हैं, वो किस्से सिर्फ तफरी के लिए, मौज के लिए तो नहीं सुनाते। उसका एक मकसद है उन किस्सों को सुनाने का कि भाई एक माहौल बने जिसमें जो हमारी जो हेरिटेज है उसको लेकर लोग संजीदा हों। सिर्फ इतनी सी बात है, अगर संजीदगी आ गई किसी में तो वो फिर बाकी काम वो खुद कर लेगा। हाँ। तो ये बात फिर भले वो जमशेदपुर से आया हो, दिल्ली से इश्क कर लेगा। बिल्कुल कर ले। कितने लोग हैं यहाँ गोमती नगर में जो हम गपशप करते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कहते हैं हम सर यहाँ आए 2 साल रहे लखनऊ में, लेकिन फिर लखनऊ से इश्क हो गया, फिर छोड़ के नहीं। शहर से हमें सिर्फ इतना करना है कि शहर का चस्का लगा देना है इंसान को, उसके बाद तो आदमी खुद कर लेगा। तो इसीलिए तो वो बात हमने कही कि लखनवी वो नहीं होता जो लखनऊ में रहता है, लखनवी वो होता है जिसमें लखनऊ रहता है। तो इसीलिए कि वो हमारा काम सिर्फ ये है कि शहर का चस्का लग जाए इंसान को, तो फिर वो ठीक से रहेगा, फिर वो अपने आप को कनेक्टेड फील करेगा। हालांकि आप हार्डकोर लखनऊआ हैं, आप यहीं पैदा हुए पले बड़े और इतनी देर से आप लखनऊ इधर से उधर से कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो लखनऊ की आप में बिल्कुल नहीं है वो है कि आप टाइम के पाबंद हैं। ठीक है ना, आप वक्त पे आ गए और वक्त से पहले ही आ गए 9 मिनट। तो और ये मेरी दुखती रग है लखनऊ का जो एक स्लो मोशन है कि अरे हुई गई है। तो मतलब ये भी तो एक शहर का कल्चर है ना। टाइम पे ये हमने सीखा कल्बे सादिक साहब से। जब हम बड़े हो रहे थे तो उनका बहुत नाम था, जब हम बड़े हो गए तब भी उनका बहुत नाम रहा, अब वो नहीं है। उनका एक इंटरव्यू भी हमने किया था बिल्कुल उनके बिल्कुल आखिरी वक्त में। उनसे हमने ये सीखा, वो इतने टाइम के पाबंद थे। उनके बहुत किस्से मशहूर हैं कि अगर उनको मजलिस, जैसे उनकी मजलिस 8 बजे से है, तो 8 बजे मजलिस वो पढ़ना शुरू कर देंगे, चाहे सुनने वाले आए ही ना हो। और सुनने वाले तो एक तरफ, कई बार गैदरिंग्स में पता चला गवर्नर साहब चीफ गेस्ट हैं, पता चला मंत्री जी चीफ गेस्ट हैं, तो चीफ गेस्ट कई बार लेट लतीफ होते हैं। हाँ। क्योंकि भाई बड़े लोग हैं तो उनको आने में देर हो ही जाती है। कल्बे सादिक साहब ने एक बार ये भी किया था कि पता चला गवर्नर साहब को आना है और वो नहीं आए, सामाइन नहीं आए, मतलब हॉल खाली है, 2-4 लोग आए। उन्होंने मजलिस अगर 8 बजे शुरू होनी थी तो 8 बजे शुरू कर दी। तो जब कल्बे सादिक साहब ने ये कर दिया और इसको अपनी रविश में कायम रखा, तो फिर धीरे धीरे लोग ये चेतना बढ़ गई कि भैया कल्बे सादिक साहब की मजलिस में 8 बजे का मतलब 8 बजे। तो सब के सब
सादिक साहब के प्रोग्राम में बिल्कुल टाइम से आके कुर्सी पर बैठ जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां देर होगी तो फिर गाड़ी छूट जाएगी। फिर चाहे आप कलेक्टर हों, मंत्री हों, संतरी हों, लेकिन अगर कल्बे सादिक साहब का प्रोग्राम है तो आप टाइम से पहुंचिए। तो ये हमने उनसे सीखा और ये किस्सों से ही सीखा। यानी कल्बे सादिक साहब से हम मिल तो बहुत बाद में पाए, लेकिन ये किस्से तो थे ना हमारे आसपास, तो हमें ये बड़ा अच्छा लगा। हमें तो ये एक क्या है ना, जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो ये एक जो ये इस तरह की कहानियां हैं तो यार, हाँ कि दम है। कलेक्टर साहब देर में आए, लेकिन कल्बे सादिक साहब ने कहा देर में आ रहे हो तो आओ, हम मजलिस शुरू कर देंगे या प्रोग्राम शुरू कर देंगे। हाँ तो, हमने टाइम सीखा। एक तो बोर्डिंग स्कूल में रहे तो हर चीज टाइम से ही होती थी, कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था हमारे पास वक्त को के पाबंद ना होने का। और दूसरा उसके बाद थिएटर तो घंटी बजती है भाई, वही है कि 5 लोग आए तो नाटक शुरू कर दो, नहीं आए तो नहीं आए। बिल्कुल वो तो वैसा ही है, वो तो घंटी बज रही है तो आप अंदर आ जाए तो आ जाइए। अब जब हम घर वापसी हमारी बहुत साल बाद लखनऊ हुई तो हम एक पेस पे थे कि वक्त 8 बजे, मतलब 8 बजे। फिर लखनऊ में हुआ सर हो जाएगा सर, हो जाइए, मिलते आते आते। पहली बात तो यहाँ कोई वक्त नहीं होता था, यहाँ पे बात होती है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में, कि दोपहर पहले मिलेंगे या दोपहर बाद में। उसका एक वो कर लिया लोगों ने, अरे इंडियन स्टैंडर्ड तो इंडियन से मतलब उन्होंने मान लिया कि हाँ देर में कुछ होगा, और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप एक आदमी ने आना है तो आप अपना अगर टाइम चाहे कि भाई 10 बजे मैं ये करूंगा, 12 बजे मैं ये करूंगा, तो वो 10 बजे वाला ही 11 बजे आ रहे हैं सर, 10 मिनट में आ रहे हैं। कल्बे सादिक साहब बड़े मजेदार आदमी थे। एक बार हम उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे तो हमने वो तब रिकॉर्डर ऑन किया तो कह रुक जाइए मैं भी अपना ऑन कर लूं। उन्होंने छोटा सा रिकॉर्डर निकाला, उन्होंने भी ऑन कर लिया। हमसे कहा यार क्या होता है, इतने मीडिया वाले आते हैं इंटरव्यू लेने, फिर मैं बोलता हूँ, फिर पता लगा उन्होंने ये बोला, तो मैं अपने पास भी एक रिकॉर्डिंग रखता हूँ भैया, मैंने ये बोला। तो वो तो लेकिन क्या लोग थे, कितने उन्होंने एजुकेशन पे जो काम किया और जो उनकी एका पे काम किया भाई, बहुत बहुत बहुत। और लखनऊ में एका पे बहुत काम किया उन्होंने। तो और उनका एक अंदाज था, जैसे एक मौलाना मिर्जा अतहर साहब थे, बहुत बड़े जाकिर थे, खतीब अकबर कहे जाते हैं वो। उनसे हमने एक चीज सीखी, उनका एक खास अंदाज था। जब वो मजलिस में बयान करते थे तो वो उनको हमने देखा कि उनके पास पर्यायवाची बहुत रहते थे, सिनोनिम्स, और वो उनका एक खास अंदाज था। जैसे जो जब हम कभी कभी दास्तान में हम वो अंदाज हमने उनका लिया बेसिकली। क्या है, जैसे हम झांसी की रानी की दास्तान सुना रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए झलकारी की बात है, तो हम कह रहे हैं उसकी हिम्मत ऐसी थी, उसकी जुर्रत ऐसी थी, उसकी शुजाअत ऐसी थी, उसकी ताकत ऐसी थी, उसकी कुव्वत ऐसी थी, उसकी लियाकत ऐसी थी। तो ये अंदाज हमने मिर्जा अतहर साहब से सीखा कि उनका एक खास अंदाज था। वो जब पढ़ते थे तो पता चला वो एक ही लफ्ज, एक ही भाव के 20-20, 25-25 सिनोनिम ही बताए चले जा रहे हैं, और उससे एक चमत्कार पैदा हो रहा है ओरेटरी में। तो वो जो इनका एक, कभी कभी गुस्सा हो जाते थे, जैसे एक जगह वो ये जो लखनऊ की बदलती तस्वीर है इससे नाराज हो रहे हैं, जो लखनऊ में तहजीब का सवाल हो रहा है। तो गुस्से में कह रहे हैं अरे भाई ये कौन सी लखनवियत है, ये कौन सी मौलाइयत है, ये कौन सी हुसैनियत है, ये कौन सी शराफत है। तो वो चालू हो गया, चल रहा है। तो जबान जैसे हम मजलिसों में जाते रहे, फिर हमने कई बार एक ट्रिब्यूट टू कंपोजिट कल्चर ऑफ लखनऊ, हम कभी कभी मजलिस पढ़ते भी हैं, तो हमने बहुत सुना एक ज़माने में, तो तमाम लोगों को सुना। अभी जब वो एक पाकिस्तान के बड़े मौलाना है, शहंशाह हुसैन नकवी उनका नाम है, तो वो जब आए थे तो हम उनसे मिले भी थे। लेकिन तमाम लोगों में जो मिर्जा अतहर साहब का अंदाज है वो हमें बहुत पसंद है। तो जब कभी कभी हमें लगता है कि यार वो जबान जो एक खास लखनऊ की जो जबान है उसे मिस कर रहे हैं, तो हम वो उनकी कोई मजलिस लगाते हैं, फिर वो। अच्छा, जबान की बात निकली तो एक बात ये भी है कि जो अगेन जो शुरू में हम लोग बात कर रहे थे कि साहब अवधी यहाँ की जबान है, एक लखनवी तहजीब
है जो एक तरह की उर्दू है और एक तरह की हिंदुस्तानी है, बिल्कुल। हिंदवी है, जिसमें एक तरह के मुहावरे हैं, एक तरह के भाव हैं, एक्सप्रेशंस हैं, और एक अवधि है जिसके अपने भाव हैं, बिल्कुल। अपना ह्यूमर है, अपने और फिर जब वो मिक्स होती है इस शहर में तो वो जो कि भाई अमा यार जो एक एक्सप्रेशन है, से गुइयां छीलो जो एक्सप्रेशन है, ये भी घुसो, हाँ, घुसो। घुसो जो है ना, कि आप जैसे दही जमता है कि जमती है, ये बहुत डिबेट का मुद्दा है। मजा लखनऊ में आती है, पूरी दुनिया में आता है। मैंने इस पे एक वो हाँ। किया था कि हमारे लखनऊ की गुस्सा भी लखनऊ में आती है, बाकी जगह आता है। तो इसको योगेश जी कहते थे फड़ की जबान। हाँ, तो फड़ की जो जबान है ये बिल्कुल हुमाशुमा वाली एक अंदाज में, हाँ। उसमें ऐसी चीजें हैं। तो वो लखनऊ के हाँ, बारीकियां है। अच्छा, वो कहीं ना कहीं वो इस तरह मिल गई है कि वो अब आप उसको हटा नहीं सकते। वो भाव जैसे घुसो ही है। हाँ। क्या आपने कहा घुसो, तब ठीक है। अब घुसो इज सिनोनिम विद एवरीथिंग कि भाई सुनो, मतलब मैं अब यही करूंगा, तुम जाओ, तुम घुसो, है ना। कहाँ घुसो, कैसे घुसो, वो हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे वो एक अंदाज शहर का है। एक थे मिर्जा दबीर और एक थे मीर अनीस, मरसियों के दो सबसे बड़े शायर। तो मिर्जा दबीर इधर रहते थे एक रोड के, अनीस इधर रहते थे। तो वो उस जमाने में दो खेमे बन गए थे, अनीस ये और दबीर ये। तो जो अनीस वाले थे वो ये कहते थे दबीर वालों को कि ये इस रोड के जो इस तरफ है वो बैरूनी है, वो बाहर का है। तो ये होता था, एक रोड में ये मामला था कि भाई जबान का जो ये आता है वो हमने किया है कि भाई यहाँ इसके बाहर जो है वो सब नहीं मामला है। अच्छा, लखनऊ एक जिसके बारे में अक्सर बात होती नहीं है कि भाई दिल्ली से लखनऊ ने एक वक्त में कल्चरल कैपिटल का जो ओहदा था वो छीन लिया था। मतलब दिल्ली गिर रही थी और लखनऊ उठ रहा था, तो सब शायर भी आके रहे यहाँ पे। और तो ना शायरों पे हमारी ज्यादा बात हुई नहीं अभी, तो एक थोड़ी सी बात ये भी कर ली जाए, है ना। तो मीर भी आए, मजाज रुदौली के थे, लेकिन चलिए लखनऊ ने कब्जा लिया, जैसे रसगुल्ले को बंगालियों ने कब्जा लिया। लखनऊ बाकी तो कुछ नहीं, लखनऊ से बहुत प्यार था मजाज को, उन्होंने नज़में भी कहीं, शेर भी कहे लखनऊ के लिए। लेकिन वो फैक्चुअल करेक्शन रुदौली वाले सही करते हैं वो कि रुदौली के हैं वो। और भी तो हमें इसलिए भी हम उनके साथ हैं क्योंकि भाई जो इंसान जहाँ पैदा होता है, बिल्कुल, सबसे पहले तो वो इंसान वहीं का होता है। देखिए मजाज पे दावा अलीगढ़ का भी है, जो तराना मजाज का लिखा हुआ है। लखनऊ में वो रहते थे, लखनऊ पे नज़में कहीं, वो सब भी ठीक है, लेकिन पहला अगर किसी का हक है तो वो फिर रुदौली का ही है। तो शायरी का माहौल लखनऊ में, और अगर बहुत पुराने वक्त में ना जाए तो चलिए 100 साल पहले अगर चलें, तो 100 साल पहले के लखनऊ में अंग्रेज भी थे, एक अंग्रेजीदा कल्चर भी था जो कि रहा अभी तक भी है, मतलब एक है ना। और नवाबी कल्चर भी, जिसे हम लखनवी तहजीब बोलते हैं, वो भी को एग्जिस्ट कर रहा था। अवध भी कहीं ना कहीं अपनी पहचान सर उठा के दे देता था कि हम भी हैं, हमें ना छोड़ा जाए, है ना। क्योंकि टांगे वाला और इक्के वाला तो अवधी ही बोलता था, ये सब अवधी बोलते थे। असल में एलिट्स यूज्ड टू स्पीक, बिल्कुल, संपर्क भाषा, मुख्य भाषा, लोक भाषा बहुत पुरानी बात नहीं है। यानी अभी तक, यानी 10 साल पहले तक भी घरों में अवधी ही बोली जाती थी। तो अवधी से बड़ी तो कोई जबान यहाँ है ही नहीं। तो हम एक, चूंकि रवेल की फिल्में देख के जो लोग लखनऊ को समझते हैं, या जो ये सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ लखनऊ में सिर्फ नवाब ही रहते हैं, तो वो समझते हैं कि लखनऊ में सबसे बड़ी भाषा अवधी है। इसमें कोई, वो लोग कहते हैं ये बोली है, बोली नहीं है भाई। नहीं, बोली नहीं है, बोली वो अवधी भाषा है। और उस भाषा में पद्मावत और रामचरितमानस जैसे महाकाव्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो जब शायर यहाँ पे इकट्ठा होना, यहाँ तक कि एक इंटरेस्टिंग बात और है, उर्दू के तमाम बड़े शायर
वो घर में अवधी बोलते थे। हाँ। वो शायर उर्दू के थे लेकिन अवधी बोलते थे, उनके घरों में अवधी बोली जाती थी। तो ये तो है ये बात। तो जब दाग साहब रहे, हामिद मीर आए, बजाज हुए, तो ये वाला जो एक कल्चर था लखनऊ का कि साहब शायरों का शहर है ये, वो कब फेड आउट हुआ? मतलब अब तो शायरों का फेड आउट शहर हो गया, तो, मतलब फेड आउट तो हो ही गया। हाँ, शायरों का शहर तो ये अभी भी है। आप बस वो यूं है कि आप शहर किसे समझते हैं इसकी एक बात है। मतलब हमें लगता है कि भाई अभी तक थे ना, मुनव्वराना यही हाँ, थे, हाँ। भारत भूषण पंत थे, शाद साहब थे, निर्मल दर्शन, ये सब बहुत अच्छे शायर हैं। अभिषेक शुक्ला, अभिषेक तो शुक्ला अभिषेक भी को हैं। तो हम इसलिए अभी हाँ। कह रहे हैं कि ये सब तो चलो, इसमें मुनव्वर साहब नहीं रहे, शाद साहब शिफ्ट हो गए, है ना, अभिषेक तो अभी की और जनरेशन के हैं। पंत साहब नहीं रहे, निर्मल दद्दा नहीं रहे, लेकिन अभिषेक शुक्ला तो अभी भी इसी शहर में है। और अभी जो हमारी पूरा जो नई जो उर्दू शायरी है उसका जो पूरा एक परिदृश्य बनता है, उसमें अभिषेक सबसे मजबूत उर्दू शायर है और लखनऊ में ही है। तो जब तक अभिषेक हैं, और अभी तो अभिषेक का सफर शुरू हुआ है, तो फिर तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारा शहर अभी भी शायरों का शहर है। तो इसी शहर में शायर है जो ये कह रहा है कि पाए उम्मीद पर रखे हुए सर हैं हम लोग, हैं न होने के बराबर ही मगर हैं हम लोग। तो और अभिषेक ने एक माहौल भी ऐसा बनाया कि उसमें बहुत सारे नए लोग अभिषेक से इंस्पायर होकर, सीखकर, समझकर और अब शायरी कर रहे हैं। तो वो जो शायरों का शहर होने वाला जो बात थी वो अभी भी है। यानी अभी बहुत सारे नए लोग हैं जो आपको अगले 10 साल में दिखेंगे कि बहुत बड़े नाम हुए और एक पूरी फिजा है यहाँ शायरी की। तो अभिषेक तो उसकी सबसे बड़ी जमानत है। तो मेरे लिए तो अभी भी शायरों का शहर, कि हम मिलते हैं लोगों से, हम जानते हैं कैसी शायरी यहाँ हो रही है और कौन कौन लोग शायरी कर रहे हैं। तो बिल्कुल है। तो साहब शायरों का शहर है, अभिषेक शुक्ला इसको बनाए रखे, लेकिन कुछ शायरों के किस्से अगर आप सुनाएं, अगर आप जैसे मुनव्वर राणा वाला किस्सा था कि साहब आतिश कॉपी लग रही है या बंदूक की गोली जो है। शायरों के तो बहुत किस्से हैं इस शहर में, बहुत किस्से। अभिषेक शुक्ला की बात हो रही थी, मजेदार किस्सा ये है कि अभिषेक जब बिल्कुल नए नए शायरी में आए थे और उनका नया नया नाम होना शुरू हुआ था और उम्र बहुत कम थी, तो उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे पहला ही अवार्ड लुधियाना में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो इस पे हम लोग बहुत हंसते थे। निर्मल दर्शन जी का जिक्र आया था। निर्मल दद्दा को हम लोग कहते थे कि जैसी गुफ्तगू उनके पास थी किसी के पास, हमसे बहुत लोग हमें समझते हैं बड़ी अच्छी बात करते हैं, निर्मल दर्शन को बात करते सुनो तो क्या बात, तो क्या ह्यूमर था उनका और क्या किस्से वो सुनाते थे। तो क्या है कि अभिषेक बहुत साल तक बैंक में उनकी नौकरी थी, तो वो लुधियाना जालंधर कहीं रहते थे, वो पंजाब में। तो वो हम लोग उनके ट्रांसफर के लिए दुआ करते रहते थे। तो निर्मल दद्दा रहते थे इस तरफ टेढ़ी पुलिया पे, और तो अभिषेक शुक्ला बहुत दिनों बाद उनका ट्रांसफर हुआ तो वो कानपुर रोड पे आशियाना के आगे वहाँ रहने लगे। तो निर्मल दद्दा हमसे कहने लगे कि यार हिमांशु, अभिषेक के लिए इतनी दुआएं मांगी कि उनका ट्रांसफर हो जाए, वो जालंधर से लखनऊ आ जाए, और वो जालंधर से लखनऊ आए तो मजीद जालंधर पहुंच गए। तो वो जो उनका एक अंदाज था, एक दिन हमसे कहने लगे, फोन आया उनका, वो लखनऊ का कॉलम छपता था तो वो फोन करते थे हर बार। तो कहने भाई हिमांशु, जिस अंदाज में हम लोग मिल रहे हैं उस हिसाब से हम लोग अभी जिंदगी में 6-7 बार और मिल लेंगे। तो कितनी इसमें ट्रेजेडी भी थी, बाद में नहीं रहे निर्मल दद्दा, लेकिन वो मतलब क्योंकि बहुत वक्त हो जाता था ना, मतलब हमसे कहते थे आएंगे फिर मिलेंगे, फिर मिल नहीं पाते थे।
तो बहुत समय गुजर जाता था, तो उस पर तंज था, लेकिन वो तंज कितना बारीक था, तो ये ह्यूमर। और जब वो बीमार हो गए, तो चूंकि बहुत कमजोर हो गए थे बीमारी के सबब, तो जो उन्हें डॉक्टर, तो एक बार हम अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे, बिल्कुल भी देखिए क्या ह्यूमर और क्या जिंदा दिली। बीमार थे, बहुत कमजोर हो गए थे, बिल्कुल उनकी बिल्कुल हालत बदल गई थी उनकी। आपको लगेगा नहीं ये इतने खूबसूरत आदमी निर्मल दर्शन और आखिरी वक्त में, तो फिर भी जो उनका एक ह्यूमर था वो, तो कहेंगे हिमांशु, ये जो डॉक्टर है ये हमसे कम से कम 20 साल बड़ा है, लेकिन अब हमारा जो हाल है उसमें ये गलतफहमी में हमको अंकल अंकल कहता है। तो लेकिन हमने भी हिमांशु फिर लखनवी रवादारी का ख्याल रखते हुए इसे बेटा ही बेटा कहा। तो ये जो एक अंदाज है, तो निर्मल दद्दा किस्सा उनका था ना कि उनके पास किसी शायर का फोन आया, कल पूछा कि वो निर्मल भाई, ये सर्व सनोबर का क्या मतलब होता है? तो निर्मल दद्दा ने जो मतलब होता है बताया। फिर कहा, क्यों पूछ रहे हैं आप? तो जी वो हमने अपनी एक गजल में इस्तेमाल किया है ना। कर लिया है। हाँ, तो वो पूछ रहे, तो निर्मल दद्दा, बहुत किस्से हैं उनके, बहुत किस्से। तो निर्मल दर्शन, और बहुत अच्छे अच्छे शेर हैं उनके, तरुणाई उनका गीत है, और उनका एक शेर था, हम तेरे गम में रो रहे हैं जरूर, दिल मगर इस तरह बहलता है। तो हमने उनसे कहा कि दद्दा ये शेर तो बड़ा अच्छा है आपका। तो वो उनकी गजल थी, सच की गर्मी से रोज जलता है, फिर भी आंखों में ख्वाब पलता है। तो हमने कहा दद्दा ये हम तेरे गम में रो रहे हैं जरूर, दिल मगर इस तरह बहलता है, बादशाह शेर है। तो हमसे कहा हिमांशु, तुम तो मजलिसों में जाते हो, उस पूरे माहौल को समझते हो। तो जो आजिज मातवी साहब थे, जिनसे अभिषेक ने भी बहुत कुछ सीखा, तो निर्मल दद्दा ने बताया कि वो इतने ज़्यादा कनेक्टेड थे इस पूरे माहौल से कि अगर खलवत में या तन्हाई में भी कोई इमाम हुसैन का जिक्र कहीं आता था तो उनकी आंखें भीग जाती थी। तो कहने लगे इसमें एक उस पहलू को भी तुम देखना और ध्यान में रखना इस शेर में, कि हम तेरे गम में रो रहे हैं जरूर, दिल मगर इस तरह बहलता है। क्योंकि मजलिसों में गिरिया की एक रिवायत है ना कि जब वाक़यात करबला जब बयान होता है तो उसमें फिर और ख़ास तौर पर मसायब, जब यानी इमाम हुसैन की ज़िंदगी और उनके साथियों की जो मुसीबतें हैं, बेसिकली जो कष्ट उन्होंने उस करबला की जंग में जिस तरह से उन्होंने जो मुश्किलें उठाई, तो निर्मल दद्दा ने कहा उस पहलू को भी ध्यान में रखना कि हम तेरे गम में रो रहे हैं जरूर, दिल मगर इस तरह बहलता है। तो ये एक बारीकी जो लखनऊ की थी ना, ये जहानत उनकी थी। और ये तो बहुत शायरों के, बहुत हमने आपको सुनाया ये वाली यासी साहब वाला किस्सा, और जोश के कितने, मजाक से कितने किस्से हैं। मजाक मतलब किसी मुशायरे में गए तो किसी मुशायरे में गए तो एक नौजवान शायर था, उसकी गज़ल वो सुना रहा था, वो उसमें काफिर रदीफ कुछ ऐसा था कि सितारों से खेला, बहारों से खेला, हजारों से खेला, नजारों से खेला। तो जब उसने अपनी गजल खत्म की तो मजाज ने दाद यूं दी, वेल प्लेड जेंटलमैन, वेल प्लेड। क्या खेला है तुमने, वो जो अंदाज एक मजाज का है वो बहुत उम्दा है। तो ये चलिए हिमांशु, बहुत बढ़िया रहा ये बात। हुई हमारी आपकी, काफी लंबी हुई, लेकिन बात है तो दूर तक जाएगी जानी भी चाहिए। ये हर चीज को जो हम बहुत समेट लेने और बहुत 1.5 मिनट की रील में निपटा, वो थोड़ा लंबी बात है और बात से बात निकली है। वो नहीं, लेकिन बहुत मजा आया, और उम्मीद है कि इस संजीदा बातचीत के बाद हम लोग हंसते हंसाते रहे, लोग खुश रहे, और समझे उस बात के मर्म को कि भाई कि आखिर
हिमांशु वाजपेयी कहना क्या चाहते हैं, है ना। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाह, हमारे क्या बात। स्पॉन्सर हैं प्रोडजी प्रो, उनकी तरफ से वाह। आपको प्रोडजी प्रो क्या करते हैं ये प्रोडजी प्रो? प्रोडजी प्रो बिजनेस आपका धन बढ़ाते हैं। इफ यू वांट योर मनी टू ग्रो, मैं तो इनसे पहले मिलवाना चाहिए। है ना, तो आप मिले प्रोडजी प्रो से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। थैंक यू। थैंक यू।